मेरा नाम जिसने मैंने बताया था वाई राधेश्याम, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर हूँ। अभी पहले अहमदाबाद डिवीजन में था, अभी मैं साबरमती वर्कशॉप में हूँ। तो एचओआर रूल्स हुआ करते थे, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एक्ट 1961, उसी को रीनेम किया हुआ, दोबारा इशू किया गजट नोटिफिकेशन के द्वारा रेलवे बोर्ड ने 2005 में। उसका जो नया नाम है रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल है। इसमें कहा गया है कि रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स 1961 हैव बीन अमेंडेड बाय इंट्रोड्यूसिंग रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 बाय नोटिफिकेशन। गजट नोटिफिकेशन निकला था 28 फरवरी 2005 में। इन एक्सचेंज ऑफ पावर कंफर्म्ड बाय सेक्शन 136 ऑफ रेलवे एक्ट 1989। तो हमारा जो एक्ट है वो उसको बोलते हैं, एक्ट की डेफिनेशन में रेलवे एक्ट 1989 होगा, ठीक है। और इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो होता है कि हमारा रेलवे एक्ट कौन सा है, रेलवे 1989, उसमें चैप्टर 14 आता है हमारा, जिसमें एचओआर के बारे में कहा गया है। रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल जो है, ये चैप्टर 14 है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा चैप्टर। और जी पीपीटी अभी तो मैं चेंज किया ही नहीं, पहले ही है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा सेक्शन 36 सामने नहीं दिख रहा? ये मैं आपको YouTube पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैंने पिछला बार कर दिया था, तो आपको कि उसमें दोबारा समझ में आ जाएगा। सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। मेरे यहाँ चेंज हो रहा है। तो एचओआर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एचओआर 2005 में रिवाइज किया, रिवाइज नाम से लिखा जो मैंने बताया आपको। ये हमारा रेलवे एक्ट 1989 में 14 चैप्टर है, 14 नंबर चैप्टर है, जिसमें 14 नंबर चैप्टर में टोटल हमारे 130 से लेके 136 टोटल 7 सेक्शन है। 130 से लेके 136 हम बात करेंगे उसके बारे में भी। 136 सेक्शन में भारत सरकार को, रेलवे बोर्ड को ये अलाउ किया है कि वो एचओआर पे नियम बनाए। अलाउ की पावर दिए गए हैं भारत सरकार को, रेलवे मिनिस्ट्री को, कि वो एचओआर के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर नियम बना सकती है। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो पावर दिए हैं सेक्शन 136 में। ये मैं बता रहा हूँ, ये सेक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। सेक्शन 36 के तहत जो पावर दिए गए थे सरकार को, उस पावर के तहत उन्होंने नियम बनाया है, और नियम को कहते हैं दिस रूल में बी कॉल्ड द रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। और ये जो लागू है रेलवे में, वो है इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द गजट नोटिफिकेशन, दैट इज 28 फरवरी 2005। 28 फरवरी 2005 से लागू है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कब से लागू है। ये 28 फरवरी 2005 में काफी सारे ऑब्जेक्टिव हुए। अब एचओआर के नियम को लागू करने के पीछे क्या एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब क्या उद्देश्य है, क्यों रेलवे में लागू करने की जरूरत पड़ी एचओआर नियम की, उसके बारे में बात किया है। टू रेगुलेट द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी के जो काम के घंटे हैं उसको रेगुलेट करना, यानी नियमित करना। भाई रेलवे कर्मचारी जो है कितने घंटे काम करेगा, तो आगे हम बात करेंगे कितने घंटे काम करेगा। वो भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिसाइड करता है कि किस क्लासिफिकेशन में, उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं कितने घंटे काम करेगा। तो काम के घंटों को नियमित करना, रेगुलेट द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टू रेगुलेट द पीरियड ऑफ रेस्ट, काम करने के बाद उसको रेस्ट मिलेगा, तो रेस्ट कितने घंटे का होना चाहिए, उसके बारे में नियम बनाए कि रेस्ट कितना होना चाहिए, कितने घंटे का होना चाहिए। तीसरा है टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ ओवरटाइम फॉर एक्स्ट्रा आवर्स परफॉर्मिंग बियॉन्ड द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे आपने काम के घंटे फिक्स कर दिए कि काम इतना घंटा करना है, लेकिन अगर किसी वजह से शॉर्टेज होती है इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, अगर एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है किसी कर्मचारी को, तो उसके लिए उसको ओवरटाइम भुगतान के नियम बनाए इसमें, तो उसका भी रेगुलेट किया, नियम बनाया गया था। तो एम्स एंड ऑब्जेक्ट बता दिए कि 3 एम्स एंड ऑब्जेक्ट में 3 बातें थी। अब आता है कि एचओआर नियम किस पर लागू नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ रूल जो है, दिस रूल एप्लीकेशन अप्लाइज टू ऑल नॉन रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज वर्किंग इन द रेलवे एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो किस पर लागू नहीं होता है, इसके बारे में ये सेक्शन 131 हमारा आएगा, चैप्टर 14 रेलवे एक्ट 1989 का। इसमें कहा गया था कि एचओआर नियम जो बना रही है वो किस पर लागू नहीं होगा, किस पे लागू होगा और किस पे नहीं होगा। तो ये सभी नॉन रजिस्टर्ड जो रेलवे एम्प्लॉई है, नॉन रजिस्टर्ड और राजपत्रित कर्मचारी जितने भी हैं, सब पे लागू होगा। लेकिन वो रेलवे कर्मचारी जो फैक्ट्री एक्ट या माइंस फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952
रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट, फोर्स एक्ट यानी आरपीएफ वाले जो भी होंगे 1959 और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 अप्लाइज। जो रेलवे कर्मचारियों पे ये 4 एक्ट लागू होते हैं उनसे गवर्न होते हैं, उन पे एचआर का नियम लागू नहीं होगा। इसमें किस किस पर लागू नहीं होता, कई बार और 4 ऑप्शन पूछा जाता है, तो आपको देख लेना है 4 पे लागू नहीं होता। और कौन से सेक्शन में गवर्न है, तो सेक्शन हमारा 131 आएगा इसके। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ, अब हमारा आता है जो कि एचओआर के तहत जो क्लासिफिकेशन दिए हैं कर्मचारी, जो रेलवे कर्मचारी है उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला इंटेंसिव, इसको आई भी बोलते हैं, दूसरा है इसेंशियली इंटरमीडिएट ईआई, तीसरा कंटिन्यूअस, चौथा एक्सक्लूडेड। तो क्लासिफिकेशन जो भी रेलवे कर्मचारी वो अलग अलग क्लासिफिकेशन में जो बांटा गया है उनके काम के आधार पर, ये हमारा सेक्शन 130 है। चैप्टर जो 14 चैप्टर का पहला जो सेक्शन लगता है वो 130 आता है। 130 से हमारा सेक्शन चालू होता है रेलवे में, और 136 तक 7 सेक्शन है हमारे। मैं सेक्शन के बारे में बताऊँ ताकि आप उसको याद कर लें, एग्जाम में पूछे तो बुरा। फिर डेफिनेशन आती है हमारे जो रूल 2 के अंदर डेफिनेशन की जिक्र किया है, जो रूल 2 में आपको रूल्स बताऊंगा बाद में। तो डेफिनेशन में बताया है जो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, मतलब होता है पीरियड ऑफ मीन पीरियड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट, जो हमारा जो नौकरी होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, उसकी पूरी उसका कार्यकाल होता है। उस कार्यकाल में क्या क्या चीज शामिल है, पीरियड ऑफ एक्शन, पीरियड ऑफ इनएक्शन, पीरियड ऑफ हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर चार्ज। यानी जो आप जिस टाइम पे आप काम कर रहे होते हैं उसका पीरियड ऑफ एक्शन, कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें आप काम नहीं कर रहे होते, वेट कर रहे होते काम का, बस काम नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं काम का, वो आता है इनएक्शन पीरियड। तीसरा होता है, कई नौकरी ऐसी होती है जिसमें हैंडिंग ओवर टेकिंग होता है, जैसे कमर्शियल है तो एक बंदा जा रहा है, एक बंदा आ रहा है, तो कैश गिन के देगा अगले वाले को। स्टेज मास्टर में भी जो यार्ड की पोजीशन होती है, जैसे पोजीशन होती है, किसी का स्टोर होता है, स्टोर की जो हैंडिंग ओवर टेकिंग, कितना माल है, कितना सामान है, कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है, सारे डिटेल बताना पड़ता है अपने जो भी रिलीवर को, उसको बोलते हैं हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर चार्ज। वो पीरियड भी काउंट होता है। 3 चीजें इसमें काउंट होती है। पीरियड ऑफ इंटरवल, अब होता है जब हम काम करते हैं तो कई बार ब्रेक भी होता है बीच में, तो उस पीरियड को बोलते हैं इंटरवल। पीरियड बिटवीन स्पेल्स ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन लीव ड्यूटी प्लेस। कोई भी कर्मचारी होता है, कई बार तो हमारे कुछ ऐसी नौकरी होती है जो स्टेशन मास्टर होगा, सलंग नौकरी होती है, कंटिन्यू 8 घंटे 6 घंटे 12 घंटे होती है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी नौकरी होती है जैसे डीआरएम ऑफिस वगैरह में ब्रेक होता है, 2 अलग शिफ्ट होती है। इवन आपके कई ट्रैकमैन होते हैं, ट्रैकमैन का भी मॉर्निंग सेशन होता है, बीच में 2 घंटे ब्रेक होता है, फिर आपका 4 घंटे बाद होता है। तो अगर आपकी ड्यूटी इस प्रकार की जिसमें पीछे ब्रेक दिया गया है तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ इंटरवल। जो ब्रेक के लिए रूल है मिनिमम आधे घंटे से कम, आधे घंटे का या उससे अधिक का ब्रेक होगा तो उसको ही ब्रेक माना जाएगा, और आधे घंटे से कम का अगर ब्रेक होगा तो उसको फिर ड्यूटी में काउंट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सुबह 10 बजे से नौकरी स्टार्ट होती है और आपका बीच में 15 मिनट का ब्रेक, तो फिर आपकी 8 घंटे नौकरी है तो 10 से सीधा 8 यानी शाम को 6 बजे तक करना है। लेकिन अगर आधे घंटे का ब्रेक दिया है तो फिर आधे घंटे टाइम काउंट नहीं करेंगे, तो फिर 10 से 6:30 हो जाएगा, बीच में आधे घंटे ब्रेक होगा। अगर 1 घंटे का है तो 10 से 7 हो जाएगा। तो आधे घंटे कम का ब्रेक है तो उसको ड्यूटी आवर्स में ही काउंट कर लेंगे, और आधे घंटे से ज्यादा, आधा घंटा ये उससे ज्यादा है तो पूरा पीरियड को माइनस करके हम आगे से जोड़ेंगे। एचओआर में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि एचओआर के फुल नाइट क्या होती है, हमेशा ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नाइट ड्यूटी का मतलब होता है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो पीरियड होता है उसको नाइट ड्यूटी कहते हैं। 10 का मतलब 10 ही होगा, 9:50 नहीं होगा। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक टोटल 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है उसको नाइट ड्यूटी कहते हैं, फुल नाइट। और नाइट ड्यूटी वही होती है सेम टू सेम। अब आता है रोस्टर क्या होता है। आपने देखा होगा कि लाइन स्टाफ की बात होती है। रोस्टर एक डॉक्यूमेंट है, मींस अ डॉक्यूमेंट व्हिच शोज द आवर्स दैट रेलवे सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड be on duty every day, daily as well as weekly rest and break between the spells of duty in a day besides other particular। तो रोस्टर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई भी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, वहाँ वो किस टाइम पे आएंगे, किस टाइम पे वो ऑफिस छोड़ेंगे, उनका डेली ड्यूटी आवर्स कितना होगा, वीकली रेस्ट कब होगा, कौन सी क्लासिफिकेशन में, सी में काम कर रहे हैं, ए में कर रहे हैं, इंटेंसिव कर रहे हैं, ब्रेक कब होगा उनका, सारी डिटेल्स होती है, उनका हेडक्वार्टर सब लिखा होता है। प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए सब लोग, माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए प्लीज सब लोग। क्वेश्चन अगला नंबर है पॉइंट 6 नंबर, लॉन्ग ऑन एक होता है एचओआर के तहत। लॉन्ग ऑन क्या होता है? लॉन्ग ऑन मींस पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर
यानी कोई भी क्लासिफिकेशन, अब आगे हम बात करेंगे डिटेल में, क्लासिफिकेशन अलग होते हैं, उसमें फिक्स किया हुआ है उसको इतने घंटे काम करना है, उस घंटे काम करने से एक फिक्स लिमिट बताया हुआ, उससे अगर अधिक काम हुआ तो फिर वो लॉन्ग रन कहलाएगा। जैसे 8 घंटे बताया, 8 आवर्स इन इंटेंसिव रोस्टर। इंटेंसिव रोस्टर में जनरली डेली 6 घंटे काम करना होता है और 6 घंटे से लेके आप अप टू 8 आवर्स तक करते हो, तो 8 घंटे से 8 घंटे से अधिक कर रहे हो करवाएंगे तो फिर हमारा लॉन्ग रन होगा, जो कि परमिसिबल नहीं है अंडर एचयूआर। लॉन्ग रन जो है अलाउ नहीं है, हमको कोई भी कंपनी काम करना है तो लॉन्ग रन हम अलाउ नहीं करते। लॉन्ग रन तक जो पीरियड है एक्सेस आवर वहां हम काम कर सकते हैं, तो इंटेंसिव वर्कर से हम 6 घंटे की जगह 8 घंटे कर सकते हैं। सिमिलरली कंटिन्यूस रोस्टर में जो कर्मचारी होते हैं उनको डेली 8 घंटे काम करते हैं, उनको हम 8 से 10 घंटे तक करवा सकते हैं एचयूआर के रूल के तहत विद इन रूल। 8 घंटे से अधिक नहीं करा सकते, तो 8 घंटे से अधिक हो जाएगा तो वो वापिस लॉन्ग रन आ जाएगा। सिमिलरली ईआई में मैक्सिमम 12 घंटे करा सकते हैं और 12 घंटे से अधिक कराए तो वो लॉन्ग रन हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम पीरियड जो बताया होगा उससे अगर अधिक होगा तो वो लॉन्ग रन कहलाएगा। तो इंटेंसिव में 8 घंटा, कंटिन्यूस में 10 घंटा और ईआई में 12 घंटा। इसको मैंने ग्राफ से समझाने की कोशिश की है। पहला जो हमारा है इंटेंसिव, देखिए तो इंटेंसिव में जो पहला नॉर्मली 6 घंटा होता है उसको 8 घंटे तक करा सकते हैं, 8 घंटे से ऊपर जो हो जाएगा वो आपका लॉन्ग हो जाएगा। कंटिन्यूस में रेगुलरली जैसे 6 to 14 की नौकरी होगी 8 घंटा होगी, 6 to 16 तक हम करा सकते हैं, तो 10 घंटे हम करा सकते हैं। इससे ज़्यादा कराएंगे तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। इसेंशियल इंटरमीडिएट में जनरली 12 घंटे हम करा सकते हैं, 12 घंटे ही करना होता है, 12 घंटे ही करा सकते हैं, ज़्यादा नहीं करा सकते। तो ये हो गया इंटेंसिव में 8 घंटे लॉन्ग, कंटिन्यूस में 10 घंटा और ईआई में जो है 12 घंटे लॉन्ग होगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। अब शॉर्ट ऑफ होगा, शॉर्ट ऑफ किसको बोलते हैं, मींस पीरियड ऑफ रेस्ट व्हिच इज इन केस ऑफ। शॉर्ट ऑफ का मतलब मैं पहले एग्जांपल समझाता हूँ। ये हमारा एग्जांपल है शॉर्ट ऑफ का। इंटेंसिव में मान लीजिए एक बंदा आया, वो 6 और टू 6 रात को 12 बजे सुबह 6 बजे तक नौकरी पे आया, 6 घंटे नौकरी किया। उसके बाद वो अगली नौकरी जो करेगा 12 घंटे का रेस्ट के बाद करेगा, मिनिमम उसको 12 घंटे का रेस्ट देना है। वो 18 शाम को 18 बजे आएगा, मतलब 6 बजे आएगा, तो 12 घंटे के बाद ही आ सकता है इंटेंसिव वाला। कंटिन्यूस वाला एक बार और ड्यूटी करेगा और के बाद 10 घंटे बाद हम उसको बुला सकते हैं, 18 बजे बुला सकते हैं, यानी 6 बजे बुला सकते हैं शाम को। सिमिलरली इसेंशियल ईआई वाला अगर सुबह रात को 12 बजे सुबह 12 बजे तक काम किया उसने, तो 8 घंटे बाद उसको बुला सकते हैं 20 बजे। तो ये मिनिमम जो टाइम बता रखा है इंटेंसिव में 12 घंटे और कंटिन्यूस में 10 घंटे और ईआई में 8 घंटे, इसको बोलते हैं मिनिमम टाइम गैप। इतना आपको देना है दो रोस्टर के बीच में। इससे अगर कम देंगे तो रोस्ट शॉर्ट ऑफ होगा, यानी इंटेंसिव में 12 घंटे का रेस्ट देना है, 12 घंटे आपने नहीं दिया और 11 घंटे बाद बुला लिया तो वो शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली कंटिन्यूस में 10 घंटे देना है, 10 घंटे से कम हो जाएगा तो शॉर्ट ऑफ हो जाएगा, और ईआई में जो है 8 घंटे से कम होगा तो शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा इसी में होता है। इस प्रकार में बताया तो डेफिनेशन बता दें, इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर लेस देन 12 आवर्स इन ए रोस्टर और 6 आवर ड्यूटी, मिक्स डे अगर लेस देन 14 आवर्स, मिक्स रोस्टर में आपका 6 और 8 आवर की 8 घंटे की नौकरी होती है, तो वहाँ मिनिमम 14 आवर्स का गैप होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। 2 नंबर होता है लेस देन 10 आवर्स इन केस ऑफ कंटिन्यूस वर्कर। कंटिन्यूस वर्कर जो सी क्लासिफिकेशन काम करते हैं उनको 10 घंटे से कम टाइम में अगर बुलाया गया काम करने के लिए तो फिर शॉर्ट ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली नंबर 3 में बताया लेस देन 8 आवर्स इन केस ऑफ ईआई वर्कर। ईआई वर्कर में मिनिमम 8 घंटे काम लेना है, 8 घंटे के बाद ही बुलाना है। 8 घंटे से पहले बुलाया गया तो आपको उसको शॉर्ट ऑफ लगेगा। तो ये मैंने इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश की। सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है? सस्टेन्ड अटेंशन जनरली हम जॉब एनालिसिस में जनरली काम करते हैं, जहाँ से काम करता है उसको माना जाता है कि दिस एम्प्लॉयज मेंटल एफर्ट व्हेन ए रिले सर्वे स्टार्ट हाई लेवल ऑफ फिजिकल एबिलिटी। यानी कोई भी कर्मचारी है वो अगर हाई अटेंशन से काम कर रहा है, यानी या तो फिजिकल कर रहा है या मेंटल भी कर रहा है, यानी जैसे कई बार कंट्रोल होता है वो ऑफिस में की गाड़ी चला रहा है, तो उसको भी आपको जो है सस्टेन्ड अटेंशन कहेगा। सस्टेन्ड अटेंशन मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि जो है कर्मचारी सिर्फ फिजिकली काम कर रहा है, मेंटल काम कर रहा है तो भी उसको अटेंशन पीरियड देंगे। इसमें एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल पॉइंट्समैन वेटिंग फॉर अराइवल ऑफ अ ट्रेन आफ्टर सेटिंग पॉइंट्स इज रिक्वायर्ड टू गिव सस्टेन्ड अटेंशन। सिमिलरली स्टेशन मास्टर इज रिक्वायर्ड टू पे सस्टेन्ड टाइम ऑफ लाइन क्लियर टिल द अराइवल ऑफ ट्रेन। सस्टेन्ड अटेंशन का मतलब होता है कि आदमी काम कर रहा है, उसको हम जो जॉबलेस में काउंट करते हैं हम लोग, उसको पीरियड काउंट करता है, वो ड्यूटी आवर्स में काउंट होता है उसको। तो ये कुछ लोगों के लिए फिक्स करेगा रेगुलर स्टेशन मास्टर पॉइंट्समैन, बाकी के लिए जब जो दूसरे लोग हैं जिनका जॉबलेस करना होता है क्लासिफिकेशन डिसाइड करने के लिए, तो फिजिकली वहाँ देखना पड़ता है कि बंदा काम कर रहा है फिजिकली या मेंटली, उतना टाइम निकालना पड़ता है, उसको होता है सस्टेन्ड अटेंशन। स्प्लिट ड्यूटी जो है पीरियड ऑफ इंटरवल ब्रेक, जो
जो होता है आधे घंटे से कम का ब्रेक अलग होता है, उसी के बारे में बताया। स्प्लिट ड्यूटी मतलब कई कर्मचारी की जो ड्यूटी होती है सलग एक साथ 8 घंटे 6 घंटे 12 घंटे ना होते ब्रेक होती है, ट्रेडमिल वगैरह भी होती है। जो डीआरएम हाउस में जो क्लर्क होते हैं उनका भी ब्रेक होता है, या तो उसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन में इट मींस ड्यूटी इन 2 or more spells with intervening breaks each of half or more hour necessitated by exigencies of work, and when the employee is free to leave his place of duty, interval of rest and meals shall not be break for the purpose of split duty। स्प्लिट ड्यूटी में 2 या अधिक स्पेल होते हैं, यानी मैक्सिमम 2 ब्रेक हो सकते हैं आपके, इससे अधिक नहीं, स्पेल आपके 3 होंगे। यानी कोई भी कर्मचारी की जो ड्यूटी होगी वो में उस ड्यूटी में आपको मैक्सिमम 2 ब्रेक अलाउ है और टोटल स्पेल हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे, ये मैक्सिमम ड्यूटी। और आधे घंटे से कम का ब्रेक होगा तो भी ब्रेक माना जाएगा, उससे अधिक का हो सकता है, लेकिन कम का होगा तो फिर हम उसको ब्रेक नहीं मानेंगे और स्प्लिट ड्यूटी नहीं मानेंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सर, हाँ जी, ये स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो है तो आप सुन लीजिए, मैं इसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, आपको लिंक भेज दूंगा, मैं लास्ट टाइम शायद मैंने भेजा था, तो आप सुन लीजिए और यूट्यूब पे बढ़िया से आएगा, आप देख लीजिएगा। तो टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा होता है, ये मेरे ख्याल से आपके जो गूगल मीट है उसमें दिक्कत आ रही है, इसके वीडियो में बता रहे हैं आपको बिल्कुल। तो अभी सुन लीजिए, फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो जो क्लासिफिकेशन होता है एचओआर में, रूल 3 के तहत हम किसी भी रेलवे कर्मचारी की क्लासिफिकेशन डिसाइड करते हैं। एचओआर का रूल 3 में आपको डिटेल में लेटर वाले दिखा दूंगा। तो रूल 3 के तहत जो क्लासिफिकेशन डिसाइड किया जाता है वो पावर दिया हुआ है, द पावर टू डिसाइड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एंड एज इंटेंसिव एसेंशियल इंटरमीडिएट और कंटिन्यूअस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 130 आर वेस्टेड विद द हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कोई भी कर्मचारी का जो क्लासिफिकेशन होगा वो इंटेंसिव होगा कि ए होगा कि सी होगा, ये डिसाइड करेगा हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा जो हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उनको माना जाता है, जीएम को माना जाता है, जो भी जोनल रेलवे का हेड होगा उसको हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन माना जाएगा, तो जीएम को माना जाता है। और ये जो पावर डिसाइड करने का जो पावर है वो सेक्शन 130, ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि किस सेक्शन के थ्रू जो है क्लासिफिकेशन डिसाइड होता है, तो हमारा सेक्शन 30 होता है। और अगर रूल की बात करें तो रूल 3 के तहत एचओआर का जो रूल है 2005, उसमें रूल 3 के तहत क्लासिफिकेशन डिसाइड होता है। और हेड ऑफ द रेलवे चाहे तो पावर डेलीगेट कर सकते हैं सीपीओ, जनरली सीपीओ पावर डेलीगेट किए हुए हैं हमारे एसओपी के हिसाब से। तो अपने 3-4 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव में जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन आता है कि पावर जो किसी भी क्लासिफिकेशन को डिसाइड करने का पावर किसको है, तो वो पावर है हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, जीएम को है। दूसरा क्वेश्चन आता है जीएम पावर किसको डेलीगेट कर सकते हैं, तो सीपीओ। तीसरा क्वेश्चन आता है अंडर विच रूल क्लासिफिकेशन कैन बी डिसाइड, तो होता है अंडर रूल 3 ऑफ रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ 2005। अंडर विच सेक्शन classification is decided, under which section of Railway Act 1989 classification has been decided, 130 आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 4 के अलावा 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि कोई भी क्लासिफिकेशन जब डिसाइड किया गया है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने या हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने या सीपीओ साहब ने, अगर एम्प्लॉय जो है उससे एग्री हुए, मतलब खुश नहीं है उसकी क्लासिफिकेशन से, तो वो क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट में अपील कर सकता है। जैसे डीआर में अपन एनआईपी लेने के बाद अपील करते हैं, ऐसे ही इसमें भी अपील करने का प्रोविजन है। अपील जो होती है रीजनल लेबर कमिश्नर, जो लेबर मिनिस्ट्री के अंदर रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल जो होते हैं उनको होने के 90 डेज के अंदर जो है अपील किया जाता है। और आरएलसी पर जब मामला आता है क्लासिफिकेशन की अपील के बारे में, आरएलसी जो भी डिसाइड करता है, चाहे वो रेलवे के फेवर में दे या एम्प्लॉय के फेवर में दे, जो भी पार्टी उससे एग्री होती है यानी संतुष्ट नहीं, वो आरएलसी के डिसीजन के ऊपर फिर 90 डेज के अंदर वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में वहाँ अपनी अपील सेकंड अपील जो कर सकती है। ये जो पहले इसमें सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लिखा था 2005 का जो मेन सर्कुलर, उसके बाद 2007 में इसको अमेंड कर दिया था और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कर दिया था। सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिलीट कर दिया था। कई जगह पुराने उसमें देखेंगे तो यहाँ ये लोग बोलेंगे सर यहाँ तो सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, वो लोगों ने 25/2007 को अमेंडमेंट के द्वारा वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटा दिया, डिलीट कर दिया है। तो अभी कोई भी अपील होगी आरएलसी की, वो सीधी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को जाएगी।
90 डेज के अंदर उसको करना है। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो मैंने आपको स्लाइड दिया है, आप इसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब आएगा हम क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं जीआर में। तो जैसे मैंने बता दिया 4 क्लासिफिकेशन होते हैं, 4 क्लासिफिकेशन में डिटेल में बात करेंगे। आवर्स ऑफ वर्क इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में किस तरह के काम लेना है, कितने घंटे काम कर लेना है, कितना घंटे का आपका रोस्टर आवर्स होगा, कितने घंटे स्टैट्यूटरी लिमिट क्या होगी, क्या वीकली रेस्ट होगा। उसके बाद बताया कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है इंटेंसिव, उसको आई भी बोलते हैं। इंटेंसिव में वे कर्मचारी को लिया जाता है जिनके काम की जो प्रकृति जो होती है, नेचर ऑफ वर्क, स्ट्रेन्यूअस नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग कंटिन्यूअस मेंटल और फिजिकल अटेंशन विद लिटिल और नो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, यानी उनको कंटिन्यू एकाग्रता रखनी पड़ती है काम की साथ में, कंटिन्यू काम में लगे रहना पड़ता है, उनको कोई रेस्ट नहीं है, बहुत काम रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऐसे लोगों को इंटेंसिव में रखा जाता है। और इसमें जो इनएक्शन पीरियड होता है, जब वो काम नहीं कर रहे, उसमें निकालने का कैलकुलेशन करते हैं तो डू नॉट एग्रीगेट 1 आवर और मोर इन ए शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, यानी 8 घंटे से इस शिफ्ट में 1 घंटे से अधिक उनको रेस्ट नहीं मिल पाता और 24 घंटे में 6 घंटे से अधिक का रेस्ट नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को इंटेंसिव में रखा जाता है। इंटेंसिव में जो काम करते हैं उनका रोस्टर आवर्स जो होता है, वीकली रोस्टर आवर्स जो होता है वो 42 आवर्स होता है, 42 घंटे, और 14 दिन के पीरियड में 84 घंटे इनको काम करना होता है इंटेंसिव वालों को। स्टैट्यूटरी लिमिट जो होती है वो 45 घंटे होती है। सेक्शन 132 के हिसाब से बताया हुआ है कि मैक्सिमम कितना काम कर सकते हैं, तो सेक्शन 132 के हिसाब से इंटेंसिव में काम करने वाले जो लोग होते हैं मैक्सिमम 45 घंटे काम करना है, मतलब की लिमिट जो होती है स्टैट्यूटरी लिमिट। और वीकली जो रेस्ट होता है, जो इंटेंसिव में काम कर रहे हैं, वो होता है 30 घंटे, जिसमें जो कि सेक्शन 133 में बताया गया है हमारे रेलवे 1989 के चैप्टर 14 में। सेक्शन 133 के हिसाब से जो इंटेंसिव में जो काम करते हैं उनको 30 घंटे का रेस्ट होता है। अब इश्यू आता है कि रोस्टर आवर और स्टैट्यूटरी आवर्स जो लिमिट है वो दो अलग है। रोस्टर आवर्स इनके 42 घंटे बताए गए हैं और स्टैट्यूटरी लिमिट 45 आवर्स बताई गई है। तो ये क्या चीज है, तो मैं बता देता हूँ आपको। वीकली रोस्टर आवर्स होते हैं कि एक आदमी को आम साधारणतः जितने घंटे काम करना है वो इसका क्या रिलेबल है। हालांकि जो सेक्शन आपका 132 है रेलवे एक्ट, उसके हिसाब से तो कोई भी कर्मचारी जो इंटेंसिव है उससे हम 145 घंटे वीकली काम ले सकते हैं, लेकिन सरकार ने थोड़ा कम किया इसको। सरकार के हिसाब से 42 आवर्स आप ले लेते हैं, आप 3 घंटे कम ले रहे हैं, तो जो किया है सरकार ने वो उसको बोलते हैं रोस्टर आवर्स। लेकिन इसमें खास बात ये है कि हम जो ओवर टाइम करते हैं, तो किसी भी आदमी को ओवर टाइम की जो डेफिनेशन है कि जैसे रोस्टर आवर्स से बियॉन्ड काम करता है तो उसको ओवर टाइम मिलता है। तो रोस्टर आवर्स से अप टू स्टैट्यूटरी लिमिट तक जो ओवर टाइम आपको मिलता है वो 1.5 गुना रेट से मिलता है, और स्टैट्यूटरी लिमिट से ऊपर जब जाता है तो उसको 2 गुना रेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिव की बात कर रहे हैं तो किसी भी कर्मचारी ने मान लीजिए 10 घंटे ओवर टाइम किए, यानी जो 42 आवर्स उसको काम करने थे। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, हमारा जो ओवर टाइम का कैलकुलेशन था वो बाई वीकली होता है, 2 वीक के हिसाब से, यानी कि कोई इंटेंसिव में काम कर रहा है उसको 84 आवर्स करने हैं और स्टैट्यूटरी लिमिट 90 आवर्स है। तो 84 और 90 में 6 घंटा, तो उसमें अगर किसी आदमी ने 10 घंटे एक्स्ट्रा काम किए हैं तो पहला जो आपको 90 वो 1.5 रेट लगेगा 1.5 टाइम, यानी कि पहले जो 6 घंटे होंगे उसको 1.5 रेट से मिलेगा, और बाकी 4 घंटे जो 10 घंटे का उसने काम किया है तो ये कैलकुलेशन का तरीका है। इसमें जो सेक्शंस आते हैं वो मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट का जो मैक्सिमम काम करने का सेक्शन है वो 132 है, वीकली रेस्ट देने का जो प्रोविजन दिया है वो सेक्शन 133 है। नेक्स्ट एसेंशियली इंटरमीडिएट EI, इसमें जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो होता है प्रेजेंस एट ड्यूटी प्लेस इज एसेंशियल बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट वर्कर परफॉर्म और डिस्प्ले एनी फिजिकल एक्टिविटी और सस्टेन अटेंशन। यही जनरली में वो कर्मचारियों को लिया जाता है, जनरली रोड साइड में स्पोर्ट्समैन जो होते हैं या जो स्टाफ गेट कीपर होते हैं या बुकिंग, जहाँ बहुत कम काम होता है, बस आपको मेंटेन करना हो ऑफिस। तो इसमें भी लिखा हुआ प्रेजेंस एट ड्यूटी प्लेस इज एसेंशियल, मतलब आपको ड्यूटी प्लेस पर रहना आवश्यक है, लेकिन जनरली वहाँ बहुत काम नहीं होता है, बहुत कम काम होता है, लेकिन सिर्फ मेंटेन करने के लिए वो ऑफिस में रखा जाता है। उन लोगों को EI में रखा जाता है कैटेगरी, तो नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से कम काम होता है। पीरियड ऑफ इनएक्शन हम देखेंगे इसमें तो एग्रीगेट 6 आवर्स और मोर ड्यूरिंग द 12 आवर्स ड्यूटी, यानी 12 घंटे की शिफ्ट में ये लोग जनरली 6 घंटे उससे अधिक तो फ्री बैठे रहते हैं। तो 6 घंटे तो लिमिट है, जनरली आप देखने जाओगे तो मैं देखा कि बैच में से 12 घंटे में जनरली ये 9 से 10 घंटे फ्री रहता है, सिर्फ 2-3 घंटे ही काम होता है एवरेज अगर देखा जाए, लेकिन जो डेफिनेशन है रूल है उसके हिसाब से 6 घंटे से अधिक फ्री बैठे रहते हैं। और इंक्लूडिंग 1 पीरियड ऑफ 1 आवर एंड 2 पीरियड ऑफ हाफ आवर इनएक्शन,
जो भी 12 घंटे की ड्यूटी होगी उसके अंदर मिनिमम या तो 1 घंटे का पीरियड ऐसा होगा जो फ्री होंगे या आधे घंटे के 2 पीरियड होंगे जिसमें ये बिल्कुल इनएक्शन होगा। ये डेफिनेशन बताइए इसमें। वीकली रोस्टर आवर्स, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है। सी में बताया वीकली रोस्टर आवर्स जो होते हैं, इसमें रोस्टर आवर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, आपको काफी चीज याद रखनी पड़ेगी। इसमें 2-3 जो बातें बताइए। Staff who are posted on roadside station and provided with housing facility within 0.5 किलोमीटर, जो भी कर्मचारी हैं वो अगर रोड साइड स्टेशन में काम करते हैं और उनको आधे किलोमीटर के अंदर मकान दिया गया है तो उनसे 72 आवर्स काम लिया जाएगा, नहीं तो उनसे 60 आवर्स लिया जाएगा। यानी रोड साइड पे नहीं है, अदर रोड साइड में है, जितने बड़े स्टेशन है अहमदाबाद, महसाना, अहमदाबाद की बात करूँ, अहमदाबाद, महसाना, दादरा, कान्हा, पालनपुर, ये जो बड़े स्टेशन, जितने बड़े स्टेशन में अगर वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ तो 60 करेगा। लेकिन अगर रोड साइड बिल्कुल छोटे स्टेशन में काम कर रहा है और वहाँ आधे किलोमीटर मकान, देखिए रोड साइड में 72 आवर्स करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक से नहीं चलेगा। पहली कंडीशन ये है कि वो रोड साइड में काम कर रहा है, दूसरी ये है कि रोड साइड में काम करने के बाद उसको आधे किलोमीटर के अंदर मकान देना जरूरी नहीं है। मकान अगर 1 किलोमीटर दिया तो फिर वो आपको 60 करना है। तो अगर 2 कंडीशन फुलफिल होती है तो हम 72 आवर्स काम ले सकते हैं। पहला कंडीशन है कि रोड साइड में काम कर रहा है, दूसरा है आधे किलोमीटर के अंदर उसको रेलवे कॉरिडोर मिला हुआ है, तो ऐसे मामले में हम उससे 72 आवर्स काम ले सकते हैं। और नहीं तो हम 60, बाकी जितने भी लोग होंगे उनसे हम 60 आवर्स काम लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है दूसरा होता है जो स्टाफ हुआ पोस्टेड अदर देन रोड साइड, जितने अदर देन रोड साइड का मतलब होता है जितने भी बड़े स्टेशन है, मार्शलिंग यार्ड है, बुकिंग ऑफिस है, बड़े बड़े, वहाँ उसको बोलते हैं अदर देन रोड साइड स्टेशन। वहाँ जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे उनको क्वार्टर मिला हो नहीं मिला हो, आधे किलोमीटर मकान हो, कुछ भी कंडीशन, अदर देन रोड साइड स्टेशन पे जो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे 60 आवर्स ही इनकी रोस्टर आवर्स। स्टैट्यूट लिमिट जो है इसके अंदर 75 है, यानी कि अप टू 75 आवर्स तक काम करते हैं तो उनको डेढ़ा रेट लगेगा ओवर टाइम को। 75 के बाद जाएंगे तो इनको जो है डबल रेट से ओटी मिलेगा। ईए में जो काम करते हैं उनका वीकली रेस्ट होता है वो 24 आवर्स होता है इंक्लूडिंग नाइट इन बैंड। ये रेस्ट का जो प्रोविजन मैंने पहले ही बताया था, और सेक्शन 133 है और स्टैट्यूट लिमिट 1 सेक्शन 132 आती है। अब आता है कंटिन्यूस सी में आता है सी में का मतलब होता है कि नॉट सो बिजी लाइक इंटेंसिव वर्कर एंड नॉट सो रिलैक्स। मतलब आपको इंटेंसिव करता है, बहुत ज्यादा बिजी भी नहीं होते काम में और ये की तरह बिल्कुल फ्री में नहीं होते 4 घंटे आराम फालतू बैठे हुए। इन पे रेगुलर जो आम आदमी का रेगुलर जो काम होता है वो काम होता है, नेचुरल वर्क, एवरेज वर्कलोड होता है इनके पास। और पीरियड ऑफ इलेक्शन होता है नॉट मोर देन 2 आवर्स ड्यूरिंग 8 आवर्स ड्यूटी। 8 घंटे में 2 घंटे से ज्यादा रेस्ट नहीं होता इनका, मतलब इलेक्शन पीरियड नहीं होता, यानी मैक्सिमम 6 घंटे तक काम करना ही करना होता है। वीकली रोस्टर आवर्स जो होते हैं इनको वीकली जो होता है 48 घंटे काम करना होता है। नॉर्मल जो सी में काम करते हैं और जो ऑफिस में जो मिनिस्ट्री स्टाफ होते हैं उनको 40 घंटे काम करना है। और कंटिन्यूस में भी स्टैट्यूट लिमिट जो होती है 54 घंटे होती है वीकली सेक्शन 130 के हिसाब से। और वीकली जो रेस्ट होता है इंटेंसिव और सी दोनों में 30 घंटे का वीकली रेस्ट होता है। ईआई में जो होता है 24 घंटे नाइट। इसके बाद आता है चौथी कैटेगरी एक्सक्लूडेड कैटेगरी आती है। एक्सक्लूडेड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको हम समय के दायरे में सीमित रखना संभव नहीं है, यानी जिनकी कार्य की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जो अपना काम मैनेज कर लेते हैं। एक्सक्लूडेड कैटेगरी इज कैटेगरी फॉर व्हिच नो प्रोविजंस हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पीरियड ऑफ रेस्टफुल एंड पेमेंट ऑफ ओवरटाइम अलाउंस। मतलब एक्सक्लूडेड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको एचओआर की तरफ से कोई भी प्रोविजंस नहीं बनाए गए हैं इनके वीकली ड्यूटी के हिसाब से भी ड्यूटी आवर्स कितने होने चाहिए, ना वीकली रेस्ट के बारे में, ना ही पेमेंट ओवर टाइम। मतलब जो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में जो लोग आते हैं जो नीचे लिस्ट बताई हुई है, इनको ना तो ड्यूटी आवर्स फिक्स है, ना ही इनका वीकली रेस्ट देना फिक्स है, ना ही इनको ओवर टाइम देने के बारे में कोई नियम है, ओटी भी नहीं मिलेगा। कौन कौन से लोग होते हैं एक्सक्लूडेड कैटेगरी में? जितने भी सुपरवाइजर होते हैं, आर सुपरवाइजर, नंबर 2 में स्टोनोग्राफर, सीएपीए, पर्सनल असिस्टेंट वगैरह होते हैं, कॉन्वर्सेशन असिस्टेंट। तीसरा साइबर ऑपरेटर, चौथे में मैट्रन, सिस्टर इंचार्ज, मिडवाइफ्स, लेडी हेल्थ विजिटर, पीएफ, फैमिली प्लानिंग, फील्ड वर्कर्स, नर्सेस कम मिडवाइफ्स। पांचवें में प्रिजर्विस्ट आते हैं, छठे में रेलवे स्कूल टीचर्स आते हैं, सातवें में इंस्ट्रक्टर वर्किंग इन ट्रेनिंग सेक्टर। जितने भी ट्रेनिंग सेक्टर में इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। जितने भी लोग 1 to 7 बताए, इन लोगों पे एचओआर की जो नियम है आपके पीरियड ऑफ ड्यूटी आवर्स, वीकली रेस्ट, ओवर टाइम रूल इन पर लागू नहीं होते।
In addition to this above, the Ministry of Railway may, by order in writing, specify other category of railway staff in any of the department of the Indian Railways who shall be treated as excluded on the consideration that such staff are available on card. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चाहे तो किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी कैटेगरी को भी एक्सक्लूडेड कैटेगरी में डाल सकती है, ऐसा प्रोविजन किया हुआ है। सुपरवाइजर स्टाफ के बारे में बताया गया है, जो इसमें फाइल आता है एक्चुअली का, कि द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर शैल बाय ऑर्डर इन राइटिंग स्पेसिफाई द रेलवे सर्वेंट और क्लासेस ऑफ रेलवे सर्वेंट हु शैल बी ट्रीटेड एज सुपरवाइजर। यानी सुपरवाइजर स्टाफ जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिसाइड करती है अपने आदेश से कि कौन रेलवे सर्वेंट होंगे जो सुपरवाइजरी स्टाफ माने जाएंगे। ये सेक्शन 30 के तहत डिसाइड होगा। तो मैंने बताया जितना भी क्लासिफिकेशन होता है 130 के तहत होता है। 130 के तहत क्लासिफिकेशन सी, क्लासिफिकेशन ई सी इंटेंसिव आएगा। सिमिलरली सुपरवाइजर स्टाफ भी सेक्शन 30 के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा। और सब जो डिसाइड किया जाएगा वो किस प्रकार चलेगा? ऑन द ग्राउंड दैट रेलवे सर्वेंट होल्ड ए पोजीशन of responsibility is employed on duties mainly as a supervisory category and is from the nature of work and position comparatively fit to adjust his hours of duty and work during the such hours। यानी इनकी ड्यूटी इस प्रकार की होगी, इनका नेचर ऑफ वर्क किस प्रकार का उसको देखते हुए कि उनकी ड्यूटी इस प्रकार की होगी वो अपने काम के कंट्रोल को एडजस्ट कर पाए, काम को मैनेज कर पाए कैसे भी करके, तो उसको सुपरवाइजरी स्टाफ में लिया जाएगा। अब ये एक चार्ट मैंने बनाया है जिसमें आपको YouTube में मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा कि स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स बताए हुए। इंटेंसिव का जो रोस्टर्स आवर्स होते हैं वो एक वीक में 42 आवर्स, 2 वीक में 84 आवर्स PNC बोलते हैं। हैंडिंग और टेकिंग ओवर का जो ऑफिशियल नाम है होता है प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टाइम 3+3, एक वीक में 3 घंटा तो 2 वीक में 6 घंटे हो जाएंगे। इसमें स्टेट्यूड आवर्स जो है एक वीक का 45 है तो 2 वीक का 90 आवर्स हो जाएगा। रेस्ट इसमें जो इंटेंसिव होता है उनको रेस्ट 30 आवर्स का मिलता है और एवरेजिंग पीरियड होता है 14 डेज। एवरेजिंग पीरियड का बता दो, एवरेजिंग पीरियड का मतलब होता है कि आपको जो ओटी होगा तो आपको जो 50 आवर्स करना है तो एवरेजिंग पीरियड के हिसाब से होगा, यानी आपको 14 दिन काम करने पर ही ओटी मिलेगा। उसमें ओटी का जो कैलकुलेशन है, अगर 14 दिन में जितने आपको ड्यूटी करना है, जैसे आपके रोस्टर आवर्स बताए 14 दिन में 84 आवर्स इंटेंसिव के लिए, तो अगर 84 से ज्यादा करोगे तभी ओटी मिलेगा। ये नहीं कि आपने 3 दिन ज्यादा काम कर लिया तो मिल जाएगा। ओटी के लिए एवरेजिंग पीरियड की इंपोर्टेंस होती है कि पूरा आपको 14 दिन देखा जाएगा इंटेंसिव और सी के अंदर, क्योंकि दोनों में एवरेजिंग पीरियड 14 डेज का है, 2 वीक का है। टीए के लिए एक ही वीक होता है, तुमको एक वीक में ही काम करना है। अगर एक वीक में जो उनका रोस्टर आवर्स है जितना भी 60 या 70 जितना भी उससे अगर अधिक कर लेते हैं तो ओटी बनेगा। तो इंटेंसिव और कंटिन्यूअस में जो लोग काम करते हैं उनको ओटी तभी मिलेगा जब 14 दिन में प्रिस्क्राइब जो रोस्टर आवर्स है उससे अधिक काम करेंगे तभी उनको ओटी मिलेगा। ओटी के कनेक्शन में एवरेजिंग पीरियड का महत्व होता है। इंटेंसिव में जो रोस्टर आवर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि आधा रोड साइड में काम करते हैं या क्वार्टर नहीं मिला है रोड साइड पे तो 60 आवर्स काम करेंगे, और क्वार्टर दिया गया है और रोड साइड में काम कर रहे हैं आधे किलोमीटर में तो उनको 72 करना है। पीएनसी टाइम 3 घंटा होता है और स्टेडी आवर्स 75 है। इनका रेस्ट होता है 24 घंटे इंक्लूडिंग फुल नाइट इन बेड 7 दिन जिनका एवरेजिंग पीरियड है। कंटिन्यूस में बताया हुआ है कि एक वीक में 48 घंटे और 2 वीक में 96 घंटे 96 आवर्स काम लेना है इनसे। पीएनसी में 3+3 है। स्टेडी आवर्स में 54 घंटा एक वीक का, 2 वीक का 108 घंटा। रेस्ट आपका 30 घंटे आ गया और एवरेजिंग पीरियड 14 दिन हो गया। और स्टूडेंट में कोई फिक्स नहीं है, फिर भी आप जनरली जो है 24 या 28 घंटे का रेस्ट देना चाहें तो एडमिशन दे सकती है, लेकिन फिक्स नहीं है इसकी बात ही नहीं है। प्रिंसिपल और एवरेजिंग का भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि प्रिंसिपल एवरेजिंग किस पर लागू होता है किस पर नहीं होता है। The hourly rate of OT will be worked out on the basis of roster hours over the period of averaging। जैसे मैंने आपको बताया कि जो OT होती है, OT का जो कैलकुलेशन होता है वो डिपेंड करता है कि आपका पीरियड ऑफ एवरेजिंग क्या है। The period of averaging will be 2 weeks in case of worker in intensive and continuous classification। यानी जो कर्मचारी हैं वो इंटेंसिव में है या कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन में है, उनका जो एवरेजिंग पीरियड होगा 2 वीक होगा। यानी उनको 2 वीक पूरा काम करने के बाद अगर उनकी ड्यूटी आवर्स रोस्टर आवर्स अधिक है तब OT मिलेगा। एंड 1 वीक इन केस ऑफ EI वर्कर। तो EI क्लासिफिकेशन में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए एवरेजिंग पीरियड एक ही वीक है, यानी उनको एक वीक के हिसाब से उनका हिसाब किताब किया जाता है कि OT मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी जो सी वेंटेज है उनके लिए 2 वीक में काम करके फिर आपका कैलकुलेशन होगा। तो प्रिंसिपल और एवरेजिंग विल बी अप्लाई टू द फॉलोइंग कैटेगरी। एवरेजिंग किस किस पे लागू होता है, कौन से लोग आते हैं? तो रनिंग स्टाफ, ऑपरेटिंग शिफ्ट, those whose work is connected with the work of the above 3 categories, जिनका काम तीनों से जुड़ा हुआ है उन सब पे लागू होगा। पेमेंट ऑफ ओवरटाइम की डेफिनेशन बताइए अगले स्लाइड में कि where the railway servant is required to render extra hours of
duty beyond the roster hours, he shall be paid overtime for such extra hour of work. कोई भी कर्मचारी है अगर उसको किसी वजह से एक्स्ट्रा रोस्टर आवर्स से अधिक बियॉन्ड काम करना पड़ा, उसको ओवरटाइम अलाउंस का भत्ता दिया जाएगा। किस तरह से दिया जाएगा उसका कैलकुलेशन बताइए, कैलकुलेशन बताया है। For extra hours of work rendered by a railway servant beyond roster hours up to statutory hours, payment overty shall be made 1.5 times of the ordinary rate of pay. कोई भी कर्मचारी अगर बियॉन्ड रोस्टर आवर्स काम करता है और अप टू स्टैट्यूटरी काम करता है तो उसका जो रेट होगा 1.5 टाइम होगा ऑर्डिनरी रेट का, यानी जो भी रेट है उसका 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। Similarly, excess hours rendered beyond statutory hours, payment overty shall be made at twice the ordinary rate. अगर कर्मचारी का जो ओवरटाइम है वो स्टैट्यूटरी आवर्स के ऊपर चला गया है, फॉर एग्जांपल आपका सी में 108 घंटे स्टैट्यूटरी आवर्स है, अगर 108 घंटे से ज्यादा काम किया है तो उसके जितने भी घंटे काम किए, मान लीजिए 108 से 10 घंटे काम किया है, 118 घंटे काम किया, तो 118 माइनस 108 10 घंटे हैं, उसको जो नॉर्मल रेट होगा उसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ओटी का रेट हो गया, कैलकुलेशन में बताया हुआ है प्रोडक्ट की एक भी एक्सेल काउंटर नहीं चल रहा है ओएफसी पे। पहली बात तो पीरियडिकल रेस्ट के बारे में बताया हुआ, रेलवे सर्वेंट हु बिलोंग्स टू इंटेंसिव एंड कंटीन्यूअस कैटेगरी शैल बी ग्रांटेड एवरी वीक कमेंसिंग ऑन संडे। एक तो बता दो एचओआई पूछा जाता है कि वीक कब से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन में वीक संडे से स्टार्ट होता है, मंडे से नहीं होता है। एक डाउट सैटरडे से चालू होगा, संडे से होगा, मंडे से होगा, तो वीक चालू होता है संडे से होता है, संडे टू सैटरडे ही आपको रेस्ट मिलेगा आपको। तो railway servant who belong to intensive continuous category shall be granted every week commencing on Sunday rest of not less than 30 consecutive hours, and whose employment in EI shall be granted rest of not less than 24 hours consecutive hours including a full night pay. यानी कोई भी रेलवे कर्मचारी है अगर संडे से स्टार्ट होगा तो EI को तो 24 आवर्स का रेस्ट मिलेगा इंक्लूड नाइट पेमेंट, और सी एंड इंटेंसिव में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और संडे के बाद संडे टू सैटरडे के बीच में उनको 30 घंटे का रेस्ट मिलेगा। No railway servant classified as intensive C and EI shall be called on duty unless he has a rest of not less than 12, 10 and 8. ये जो है शॉर्ट ऑफ बताया हुआ है, कोई भी कर्मचारी है इंटेंसिव C और EI में काम कर रहा है उसको 12, 10, 8 यानी ये इंटेंसिव में 12 घंटे, C में 10 घंटे और EI में 8 घंटे, उससे पहले नहीं बुलाया जाएगा। उससे पहले बुलाएंगे तो शॉर्ट ऑफ हो जाएगा, वो ब्रीच ऑफ एचओआई हो जाएगा। Locomotive running staff shall be granted each month rest at least 5 period of not less than 22 hours of rest, or a rest of at least 4 period of not less than 30 hours including full night. The hours shall be calculated from signing on sun. कोई जो रनिंग स्टाफ होते हैं हमारे यानी लोको पायलट या गार्ड जो होते हैं उनको वीकली रेस्ट नहीं मिलता है, उनको एक महीने के अंदर या तो 22 घंटे के 5 रेस्ट मिलेंगे या फिर 4 रेस्ट मिलेंगे 30 घंटे के। जनरली तो 5 कम ही मिलते हैं, मैंने जो मेरी प्रैक्टिस जानकारी है जनरली हम 30 घंटे की 4 रेस्ट ले लेते हैं पूरे दिन सब। दूसरा है लोकोमोटिव ट्रांसपोर्ट स्टाफ शैल नॉट नॉर्मली अवे फ्रॉम क्वार्टर्स फॉर 3 to 4 days। ओके, लोकोमोटिव या 3 या बाद नहीं रखा जाएगा। और and period rest for such staff shall be given at headquarters, which shall be included night in bed and as far as possible be once in 10 days. रनिंग स्टाफ जितने भी होंगे लोकोमोटिव उनको हर 10 दिन में मिनिमम 1 रेस्ट देने का प्रोविजन है। तो महीने में आपको 30 घंटे के 4 देने हैं या 22 घंटे के 5 देने हैं। No railway servant in respect to whom an exemption has been made under Rule 9 shall be required to work for more than 14 days without a period of rest and shall be provided with compulsory rest within this period. कोई भी कर्मचारी होगा उसको 14 दिन में कम से कम 1 रेस्ट देना जरूरी है। अगर रेस्ट नहीं दे पाए तो उसको लिए फिर आपको सीआर देना पड़ेगा उसको। तो रूल ये है कि आपको नॉर्मली तो वीक में 1 रेस्ट देना है, किसी वजह से ना दे पाए तो एटलीस्ट 14 दिन में आपको 1 रेस्ट तो देना ही देना है, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ एचओआर। और अगर ड्यू टू एनी ऑफ रीजन इट कुड नॉट गिवन रेस्ट टू एनी एम्प्लॉय देन ही विल बी ड्यू फॉर कॉम्पेंसेटरी रेस्ट। ये हमारे एचओआर का जो पीपीटी हो गया, मुझे एक और बात बतानी थी इसमें। ये हमारे एचओआर का जो सर्कुलर निकला था उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में उसको लूंगा आपको। 131/2005 है, इसमें जो बात कही है उसमें वो जरा मैं बता दूं आपको कि रूल 2 में हमारी डेफिनेशन बताइए। मैं रूल्स जरा बता दूं, कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि रूल 2 जो है, एक तो ये 28 फरवरी 2005 से लागू हुआ सेक्शन 136 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 के द्वारा।
उसका पावर का इस्तेमाल करते हुए रेलवे नियम सरकार ने भारत सेंट्रल गवर्नमेंट तो केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं सेक्शन 136 के तहत ये एग्जाम पूछा जाता है रेलवे एक्ट 1989। सेकंड रूल्स 2 में डेफिनेशन आती है एक्ट का क्या मतलब है फुल लाइन लोगों जो मैंने आपको बताया है। रूल 2 में रूल्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ कई बार रूल पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद रूल 3 के अंदर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी टू क्लासिफाई द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट जितने भी क्लासिफिकेशन कोई भी कर्मचारी को सी में रखेंगे ईआई में रखेंगे सुपरवाइजर में रखेंगे एक्सक्लूडर में रखेंगे वो डिसाइड करती है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिर्फ एक्सक्लूडर को छोड़ के। तो जितने भी क्लासिफिकेशन इंटेंसिव ईआई और सी वो रूल 3 के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेंगे यानी जीएम डिसाइड करेंगे और पावर चाहे तो डेलीगेट किए जा सकते हैं सीपीओ को। ये आपका रूल 3 में बताया गया है। रूल 4 में अपील अगेंस्ट द क्लासिफिकेशन जो भी क्लासिफिकेशन यहाँ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड किया उससे किसी पार्टी को लगता है कि हम एग्री नहीं कर रहे हैं उससे नाराज है असंतुष्ट है वो अपील कर सकती है आरएससी को 90 डेज के अंदर। ये बताया अपील का जो प्रोविजन है जैसे हमारे डीआर में एनआईपी होती है अपील होता है डिवीजन होता है सिमिलरली अपील करना है तो रूल 4 के अंदर अपील होता है और पहली अपील आरएससी होगी दूसरी अपील जो होगी वो होती है यहाँ सेक्रेटरी लेवल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है लेकिन ये डिलीट हो गया बाद में अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को करना है सेकंड अपील तो दोनों अपील विद इन 90 डेज के अंदर करना है। रूल 5 में सुपरवाइजर इस टाइप के बारे में बताया जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर शेल यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हालांकि इसकी हिंदी वर्जन में देख रहा था हिंदी वर्जन में यहाँ पे रेल मंत्रालय लिख दिया है गजट नोटिफिकेशन में तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि क्या है जनरली हमारा जो हिंदी इंग्लिश का इशू आता है तो इंग्लिश के वर्जन में जाता है तो यहाँ इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है। सुपरवाइजर स्टाफ का जो निर्धारण करता है उसके लिए अथॉरिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो स्पेसिफाई करती है कौन लोग आएंगे सुपरवाइजर स्टाफ में और जितने सुपरवाइजर ऑर्डर की लिस्ट निकलेगी उसकी कॉपी चीफ लेबर कमिश्नर को दी जाएगी। रूल 6 के अंदर एक्सक्लूडेड स्टाफ जो मैंने बताया था मेडिकल सिस्टम जितने मेडिकल डिपार्टमेंट के और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सारे हैं रूल 6 के अंदर एक्सक्लूडेड स्टाफ में आएंगे वो लोग और रेलवे को चाहे तो कुछ और लोगों को एक्सक्लूडेड में काउंट कर सकती है। रूल 7 में क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्लासिफिकेशन और रेलवे सर्वेंट जैसे मैंने बताया कि काम की प्रकृति बहुत ज्यादा काम है कम काम है रेस्ट कितना मिल रहा है उनको कम रेस्ट फ्री नहीं है ये बहुत ज्यादा एकाग्रता रखनी पड़ती है स्टूडेंट्स एफर्ट्स करना पड़ता है। ये पूरी क्राइटेरिया के बारे में जो क्लासिफिकेशन डिसाइड करना है क्राइटेरिया होता है वो बताया रूल 7 के अंदर बताया हुआ। रूल 8 में फिक्सेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क कौन सी क्लासिफिकेशन में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो इनिशियली इंटेंसिव में 42 कंटिन्यूअस में 48 और ईआई में भी 48 बताया हुआ है और ईआई में एडिशनल 12 घंटे ये 24 घंटे काम रह सकते हैं सब्जेक्ट टू जो कंडीशन है वो रोड साइड में काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं क्वार्टर दिया गया है तो ये जो ड्यूटी आवर्स का फिक्सेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क है ये रूल 8 में बताया गया है। रूल 9 में हम जब आएंगे पीछे तो रूल 9 में पावर टू मेक टेम्परेरी एग्जाम्पशन का मतलब होता है आपको इतने घंटे काम करना है रेस्ट देना है लेकिन किसी वजह से आपके पास शॉर्टेज होगी आपको ड्यूटी आवर्स जैसे मैंने बताया किसी भी चीज को आप 10 घंटे काम कर सकते हैं लेकिन आपके शॉर्टेज होगी 3 आदमी की आपको 2 ही आदमी बचे हैं तो 12 घंटा काम कराओगे तो उसको बोलते हैं टेम्परेरी एग्जाम्पशन। और किसी रेस्ट आपको वीकली देना 30 घंटे का रेस्ट देना है ये कुछ 24 घंटे का रेस्ट देना है लेकिन आपका रेस्ट केवल नहीं तो उसको बोलते हैं तो आपका ब्रीच होगा चुका है उसको बोलते हैं टेम्परेरी एग्रीमेंट ग्रांट करना तो ये पावर दिया है रूल 7 के अंदर। रूल 7 फिक्सेशन ऑफ आवर्स जो था हमारा रूल 8 में था और टेम्परेरी एग्जाम्पशन हमारा रूल 9 में है और रूल 10 में प्रिंसिपल ऑफ एवरेजिंग एंड पेमेंट ओवर टाइम तो मैंने बताया था 2 वीक जो है इंटेंसिव और सी में 2 वीक और ईयर में 1 वीक प्रिंसिपल एवरेजिंग पर मामला था और ओवर टाइम देने का जो मामला था जितना भी था वो हमारा रूल 10 में बताया हुआ है। रूल 11 में बताया कि जो ओवर टाइम है उसके लिए आपको एक ओवर टाइम रजिस्टर मेंटेन करना है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा आवर रजिस्टर ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क। रजिस्टर ओवर टाइम रजिस्टर मेंटेन का जो है किस रूल के तहत गवर्न है तो बताएंगे रूल 11 ऑफ आवर्स ऑफ वर्क पीरियड रेस्ट 5। पीरियडिकल रेस्ट जो हमको देना है हमको 30 घंटे या 24 घंटे का 10 विषय आधार पर वो सारी बातें लिखी है उन्होंने रूल 12 में बताया गया आपको। रूल 13 में है कंपनसेटरी पीरियड ऑफ रेस्ट सीआर देने वाले आप यानी कि आपको जो रेस्ट देने की बात करी है वीकली रेस्ट आपको देना है 30 घंटे 24 घंटे किसी वजह से आपकी शॉर्टेज की वजह से आप रेस्ट नहीं दे रहे हैं जो भी कर्मचारी ईआईसी और एजुकेशन में काम कर रहे हैं उनका सीआर रेस्ट भी होता है तो रेस्ट को जो बाद में देते हैं उसको बोलते हैं कंपनसेटरी रेस्ट मुआवजे के रूप में जो रेस्ट दिया था उसको कंपनसेटरी देते हैं ये रूल 13 में बताया गया।
रूल 14 में अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरवाइजर के बाद क्या है कि सुपरवाइजर जो अपॉइंट कर सकती है, जो सुपरवाइजर रेलवे लेबर शेल बी अपॉइंटेड मिनिस्ट्री ऑफ सुपरवाइजर का अपॉइंटमेंट का जो पावर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को दिया हुआ है। फिर रूल 15 के अंदर डिस्प्ले ऑफ रूल्स एंड नोटिसेस, मतलब है कि कोई जितने भी हमारे HOR के रूल है और चैप्टर 14 ऑफ एक्ट रेलवे एक्ट 1989 का जो हमारा 14 नंबर का चैप्टर है और जितने भी HOR के रूल्स है रोस्टर है, ये हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बनती है कि हम उनको प्रदर्शित करें। सारे जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उसके बाहर नोटिस बोर्ड पे जहाँ भी पब्लिक उसको दे सकती है, मतलब जगह पर उसको अपना रोस्टर जा सकते हैं। जितने भी उनके लिए प्रोविजन दिएंगे, कितना उनको ओवर टाइम करना है, कितना रोस्टर आवर्स होगा, कब उनको रेस्ट मिलेगा, इस सारे नियम की जो कॉपी है उनको अपने ऑफिस में एक पर्टिकुलर ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहाँ सब लोग देख पाए। ये नियम है हमारा रूल 15। और सारे जो डिटेल्स को एक फॉर्म भर के RSC को भेजना पड़ता है। एनुअल रिटर्न जो देनी पड़ती है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसके एक परफॉर्मा होता है कि कितने लोग EA में काम कर रहे हैं, कितने लोग C में काम कर रहे हैं। हर साल आपको 15 में, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा था किसी पेपर में कि एनुअल रिटर्न अंडर HOR किस तारीख को भेजना पड़ता है। तो ये है 15 मई और फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि 2024 आएगा तो लास्ट ईयर का 23 से 24 का जो हमारा एनुअल रिटर्न होगा 15 मई तक भेजना आपको। इसको भेजना RSC को भेजना है। क्या होता है उसमें कि आपके जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ उसमें कितने EA में C में कितने लोग काम कर रहे हैं, इस तरह का जो है स्टेटमेंट जाता है। ये यहाँ बताया होगा। एनुअल रिटर्न देखिए लिखा हुआ है। नेम ऑफ रेलवेज, टोटल नंबर ऑफ रेलवे सर्वर, कितने टोटल नंबर एम्प्लॉई इस तरह की देनी पड़ती है। ये अब यहाँ पूरा खत्म हो, तो इसमें कुछ HOR में पूछ सकते हैं, किसी को HOR में पूछना है? मेरी आवाज सुन रहे भैया? बोल रहा है, चालू है नहीं? आ रही आवाज है। तो बोल रहा है आवाज आ रही है सर? अरे चलो ठीक है, मैंने कुछ बोला तो मैं पूछ लूँ क्या हुआ था। सर इस PPT मूव क्यों नहीं कर रही सर? हाँ ये पता नहीं क्या दिक्कत, इस बार पहली बार प्रॉब्लम आया, पहले कभी नहीं था क्या? कोई बात नहीं, मैं इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं शाम को अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है? लिंक भेज दूंगा, तो देख लीजिएगा। PPT अच्छे से मैंने बनाया, ठीक है ना? तो आपको अच्छे समझ को दोबारा देखिएगा तो समझ आ जाएगा। तो हम अगले इसमें चलते हैं। इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स का था टॉपिक, उस पर मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। ऑल द सेटलमेंट बेनिफिट्स, सेटलमेंट ड्यूज मेंशन इन दिस पोस्ट आर एप्लीकेबल टू दोज अपॉइंटेड प्रायर टू 114। जो भी हम रूल की बात कर रहे हैं ये उन लोगों पे लागू होता है जो 1/1/2004 से पहले जो रेलवे में काम कर रहे थे। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि NPS में जो 1/1/2004 के बाद जो लोग आए हैं और किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है रेलवे में आने के बाद, या मेडिकल अनफिट हो जाते हैं या मिसिंग होते हैं, ऐसे मामले में उनके परिवार चाहे तो ऑप्शन देके और ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर हो सकते हैं। उनको पेंशन और सारे बेनिफिट से मिलता है जैसे कि हमको मिलते हैं पुराने लोगों को।
इसमें जो पहला जो है ओपीएस वाले के लिए और पेंशन स्कीम का जो था रिटायरमेंट बेनिफिट में पेंशन मिलता है। दिस इज ए मैंडेटरी पेमेंट, मंथली पेमेंट मेड टू रेलवे एम्प्लॉइज कंसिक्वेंट अपॉन देयर रिटायरमेंट विद क्वालिफाइड सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 10 इयर्स। यानी कोई भी कर्मचारी है जो 1/1/2004 से पहले रेलवे में आया और उसकी 10 साल की सर्विस है तो उसको पेंशन के लिए हकदार हो जाता है। कितने तरह की पेंशन मिलती है? सुपरनेशन पेंशन, यानी जो रिटायरमेंट हम 60 इयर्स पे जो सुपरनेट होता है उसको जो पेंशन मिलती है उसको सुपरनेशन पेंशन बोलते हैं। इसके अलावा कोई आदमी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है 20 साल की क्वालिफिकेशन के बाद, उसको रिटायरिंग पेंशन बोलते हैं। कई लोग मेडिकल इनवैलिड होते हैं, मेडिकल डिक्राइज हो जाते हैं, उसकी वजह से अगर कोई आदमी मेडिकल ग्राउंड में कोई आदमी रिटायरमेंट मांगता है तो उसको इनवैलिड पेंशन मिलती है उसको। कंपनसेशन पेंशन भी जनरली है प्रोविजन, बहुत कम लोग में देखा है। जो कई बार कोई इस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो किसी ऑफिस में ड्यू टू सरेंडर पोस्ट सरप्लस होते हैं वो आगे काम नहीं करने जाते हैं और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। जनरली हम वॉलंटरी रिटायरमेंट को काउंट करते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम तो उनको जो है कंपनसेशन पेंशन मिलता है। और कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन होता है एम्प्लॉइज हु आर अंडरगोइंग पेनल्टी एंड आर रिटायर्ड। एक मिनट बंद किया हुआ बोला मैंने, चलेगा मैं बात करता हूँ। उसके बाद है कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन एम्प्लॉइज हु आर अंडरगोइंग पेनल्टी एंड आर रिटायर्ड ऑन कंपल्सरी मेजर एज ए पेनल्टी कैन बी ग्रांटेड कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन। यानी जो कंपल्सरी रिटायरमेंट हो जाता है अंडर डीआर उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन मिलती है। इसमें कंपल्सरी रिटायरमेंट में मैक्सिमम जो होता है 100% मिलता है, मिनिमम 2/3 मिलता है इसके अंदर। और एक होता है पेंशन का एक पार्ट होता है कंपल्सरी अलाउंस, यानी जो भी कर्मचारी रिमूव डिसमिस हो जाते हैं। It is sanctioned to a railway servant who is dismissed or removed from service subject to a maximum of 2/3 of the superannuation pension or gratuity or both. The employee who are dismissed or removed are not entitled for normal pension. कोई भी कर्मचारी अगर डीआर के अंदर रिमूव या डिसमिस हो जाता है तो उसको जनरली तो सब पेंशन कुछ मिलता नहीं, लेकिन कंपनी ऑफिस चाहे तो उसको पेंशन का एक फॉर्म है, पार्ट है पेंशन का नाम, मतलब उसको बोलते हैं कंपल्सरी अलाउंस। उसके लिए मिनिमम शर्त है कि मिनिमम 10 साल की सर्विस हो गई है, रिमूव हो गया या डिसमिस हो गया तो वो दे सकती है। अगर उनको लगता है कि केस में इतना मतलब कर्मचारी की जो भी परिस्थिति को देख के वो चाहे तो सैंक्शन कर सकती है। लेकिन कंपल्सरी अलाउंस होता है मैक्सिमम जो नॉर्मल पेंशन होता है मिलना होता है उसको मैक्सिमम 2/3 मिलेगा और मिनिमम 1/3 मिलेगा। 1/3 भी जो होगा वो मिनिमम 9,000 मिलेगा, उससे कम नहीं होगा। किसी का 1/3 अगर 9,000 से कम आ रहा है तो फिर वो 9,000 मिलेगा उसको। मैक्सिमम इसमें 2/3 मिलता है। तो चाहे तो जो कम्युनिटी अथॉरिटी है वो क्या करेगी, पेंशन या ग्रेजुटी या बोथ, या तो पेंशन 2/3 दे या ग्रेजुटी 2/3 दे या दोनों दे 2/3, ये कम्युनिटी अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ क्वालिफाइड सर्विस। क्वालिफाइड सर्विस का जैसे मैंने बताया आपको कि 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। इसके बाद जो कैलकुलेशन हम करते हैं ग्रेजुटी वगैरह किसी पेंशन के लिए, तो उसके लिए होता है कि अगर लेस देन 3 मंथ्स की सर्विस है तो हम इग्नोर करते हैं, मोर देन 3 मंथ्स बट लेस देन 9 मंथ्स तो हाफ ईयर मानते हैं, और मोर देन 9 मंथ्स है तो उसको एक साल पूरा मानते हैं। ये कैलकुलेशन इसके अंदर है। हाउ पेंशन इज कैलकुलेटेड,
Pension shall be calculated as 50% of the last pay done by the employee at the time of his retirement or 50% of the average emolument. तो जो पेंशन होता है वो आपका लास्ट बेसिक का 50% या फिर टोटल पिछले 10 महीने की जो सैलरी ली उसका एवरेज निकाल के उसका 50% जो भी अधिक होगा, जो भी एम्प्लॉय की फेवर में होगा, एम्प्लॉय को इसमें फायदा हो रहा होगा, वो उसके हिसाब से निकालते हैं, उसका 50% पकड़ते हैं। मिनिमम पेंशन ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट इज 9,000 पर मंथ। मिनिमम जो पेंशन होगी एग्जाम पूछा जाता है वो आज की तारीख में 7 पीसी में जो है वो 9,000 रुपये पर मंथ प्लस के ऊपर डीएनएस रिलीज मिलता है, जो महंगा भत्ता आपको मिलता है अभी 46%, वो उनको भी मिलता है। फॉर्मूला फॉर नॉन रनिंग स्टाफ में बेसिक पेंशन में बता दिया, बेसिक पे प्लस डीएनएस रिलीज हो गया। फॉर्मूला फॉर रनिंग स्टाफ, इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ पे एलिमेंट शेल आल्सो इंक्लूड 50% ऑफ पे। जो रनिंग स्टाफ होता है उनमें बेसिक का 50% ऑफ पे जोड़ के इसके ऊपर डीएनएस रिलीफ दिया जाता है। Who are eligible for pension? Permanent employee who retire on superannuation, retirement, invalid or are retired having personal service for less than 10 years. कौन एलिजिबल पेंशन के लिए मिनिमम आपको 10 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, चाहे आप सुपरनेशन मतलब 60 साल में रिटायर हुए हैं, चाहे आपने वॉलंटियर में मैंने आपको मालूम हो 20 साल से कम में आप वॉलंटियर करोगे ही नहीं, और मेडिकल ठीक है इनवैलिड हो गए तो भी आपको मिनिमम 10 साल सर्विस करोगे तभी आपको पेंशन मिलेगा। इसमें एक बार मैं ऐड कर दूँ कि 10 साल का मतलब होता है कि अगर 9 महीने भी हो गया है तो 10 साल मान ये एक महीने मिलता है, 2-2.5 महीने की सर्विस कम है, 9 साल 9 महीने का काम कर गया है, रेगुलर टीचर इक्वल टू 10 years सर्विस। टेम्पररी एम्प्लॉय हु रिटायर ऑन सुपरनेशन और इनवैलिड आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस नॉट लेस देन 10 years वो रिटायर वॉलंटरी आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस। टेम्पररी के लिए भी सेम रूल वही है कि अगर 10 साल की सर्विस के ऊपर होगी तो उनको भी जो है पेंशन के प्रोविजन बताया हुआ है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बताया हुआ है कि कोई भी कर्मचारी है एम्प्लॉय हु आर रिटायरिंग ऑन सुपरनेशन वॉलंटरी रिटायरमेंट कैन कम्यूट अप टू 40% ऑफ पेंशन, यानी जो पेंशन मिलता है उसका आप 40% जो है एडवांस में ले सकते हैं। यानी आपका मान लीजिए 1 लाख बेसिक है आपका और 1 लाख बेसिक का आपका 50,000 पेंशन मिलता है, 50,000 का 40% मतलब हो गया 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जो है हर महीने का जो है पूरे अगले जो भी हर महीने जो 40% मिलता है 20,000 रुपये उसको एडवांस में आप ले सकते हो। दिस इज अ लंप सम पेमेंट इन केस ऑफ मेडिकल अनफिटनेस, कंपल्सरी रिटायरमेंट एज अ मेजर पेनल्टी एंड those who are not applied for competition within 1 year from the date of retirement, this would be payable after medical. नॉर्मल केस में कोई कर्मचारी रिटायर हो रहा है, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रहा है तो आपको आप कंपनी क्लेम करा सकते हैं आपको 40%। लेकिन जो लोग पेनल्टी की वजह से कंपल्सरी रिटायरमेंट हुआ है या मेडिकल अनफिट होने की वजह से उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है या जिन्होंने 1 साल के अंदर कंपटीशन और पेंशन का फॉर्म नहीं भरा है, इन सभी मामलों में भी कंपटीशन तो मिलेगा, लेकिन आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा कितना देना है। तो कोई भी कर्मचारी रिटायर हो रहा है, वॉलंटियर रिटायरमेंट हो रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कंपटीशन की जो रिक्वेस्ट है 1 साल के अंदर वो अप्लाई कर दे, 1 साल के बाद करेगा तो फिर उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मिलेगा। विदिन 1 ईयर आपको मेडिकल आप करा सकते हैं। ये सर चाबी देखना, ये चाबी किसकी? How it is calculated? A lump sum competition value will be arrived at by multiplying the competition portion of pension. उसमें फैक्टर होता है आपका नेक्स्ट बर्थडे जो फैक्टर होता है उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो फॉर्मूला है वो है 40% ऑफ द पेंशन, जो भी जिसमें मतलब 20,000 50,000 पेंशन है तो 20,000 इंटू 12 इंटू कम्यूटेड जो वैल्यू आती है टेबल मिलती है आपको टेबल के हिसाब से। वो अभी जो हमारा है वैल्यू 60 years पे वो 8.191 आता है, समथिंग आता है, 8.19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20,000 इंटू 12 इंटू 8.19 तो हिसाब से आपको 61 years के हिसाब से मिलता है। हर एज के हिसाब से अलग अलग फैक्टर होता है। रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, द पेंशनर इज एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर टू द पेंशन डिस्प्लिन अथॉरिटी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईयर्स। यानी कोई भी कर्मचारी होता है जिसने पेंशन लिया है, पेंशन का कंप्लीशन कराया है तो कंप्लीशन की वजह से उसको जैसे 20,000 कट रहा था तो 20,000 रुपये कम मिलेगा उसको, और 20,000 जो कम मिलेगा लेकिन डीआर जो मिलता है डीएनएस रिलीफ महंगा भत्ता वो जो 50,000 रुपये जब पेंशन मिला तो पूरा 50,000 मिलता है, लेकिन मिलेगा आपको मेन जो मिलेगा पेंशन वो 30,000 मिलेगा, 20,000 का नहीं मिलेगा, लेकिन जो डीआर होगा वो पूरे में मिलता है। और ये चलेगा अगले 15 साल तक। 15 साल के बाद आपका जो है रजिस्टर होता है पूरा पेंशन आपको मिल जाता है।
अभी नया रूल आया 6 पे कमीशन के बाद, जिसमें जो पेंशन होता है वो आपकी 50 साल की एज होने पर बढ़ जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी कर्मचारी की अगर पेंशनर या फैमिली पेंशन यानी अपने आदमी बन गया, उसकी वाइफ जिंदा है, फैमिली पेंशन उसको भी दोनों पे लागू होता है कि 80 साल होते ही पेंशन जो है 20% बढ़ जाती है। 80 से 85 तक, 85 से बढ़ने पर 30% पेंशन बढ़ जाती है, 90 साल में 40% बढ़ जाती है, 95 ईयर्स में 50%। और जैसे ही कर्मचारी या फैमिली पेंशन 100 साल का हो जाएगा, उसका जो है पेंशन डबल हो जाएगा। फैमिली पेंशन के बारे में बताया गया है कि it is a social security benefit paid monthly to surviving widow daughter, widower and minor child parents who fully dependent। मतलब फैमिली पेंशन जनरली बता दो सीधे शब्दों में, कोई भी कर्मचारी होता है उसकी परिवार को फैमिली पेंशन मिलता है, या पहला राइट जो है वाइफ को होता है, तो वाइफ के बाद उसके बच्चों को मिलता है, बच्चे के बाद बच्चे भी नहीं तो पेरेंट्स को मिलता है, पेरेंट्स में पहले मदर को मिलेगा फिर फादर को। सर कंडीशन ये है कि वो डेली एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। फैमिली पेंशन में और ऐड करना चाहूँगा कि वाइफ को मिलेगा, उसके बच्चों में पहले तो अनमेरिड बच्चों को मिलेगा, उसके बाद अगर बच्चे सारे शादी हो गए तो फिर आपके डाइवोर्स की डाटा विडो डाइवोर्स को भी मिलता है। जब तक वो अगर उन पर डिपेंडेंट होते जब तक वो जीवित रहते हैं, जब तक शादी नहीं करते, दो कंडीशन है, तो जीवित रहते हैं या दूसरी शादी नहीं करते तब तक विडो डाटा डाइवोर्स डाटा या फिर अनमेरिड डाटा है उसको भी लाइफ लॉन्ग मिलेगा अगर वो अनमेरिड है तो। 9.1 में बताया कैलकुलेशन ऑफ फैमिली पेंशन जो होता है वो होता है लास्ट जो बेसिक होता है कर्मचारी का उसका 30% मिलता है। तो नॉर्मली जो पेंशन होता है 50% होता है और फैमिली पेंशन होता है वो 30% होता है। फैमिली पेंशन में एक और बात बताना था कि फैमिली पेंशन में एक और रूल है कि एक एनहांस फैमिली पेंशन होता है एंड पेंशन की फैमिली पेंशन की बड़ी दर पे देना। कोई भी रेलवे कर्मचारी है वो अगर वायलेंस सर्विस की डेथ हो जाती है, मतलब काम करते हुए ड्यूरिंग द रिटायरमेंट से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नॉर्मली तो पेंशन का कैलकुलेशन 30% करते हैं, लेकिन इसमें एक रूल है कि कोई कर्मचारी है उसकी 7 साल की सर्विस हो गई तो उसको बड़ी दर पे फैमिली पेंशन मिलता है जो कि लास्ट बेसिक का 50% होता है। यानी कि जो एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलती है 50% वही उसकी वाइफ को मिलती है अप टू 10 ईयर्स। 10 साल तक उसकी बड़ी दर पे मिलती है यानी 50% मिलता है और 10 साल के बाद 30% हो जाता है। और अगर रिटायरमेंट के बाद कोई कर्मचारी मरता है तो भी उसकी वाइफ को बड़ी दर मिलता है। रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी जब 67 का होता है या 7 साल विचेवर इज अर्लियर जो भी पहला होगा तब तक उसको बड़ी दर पे मिलेगा, नहीं तो उसके बाद 30% आ जाएगा। रिटायरमेंट ग्रेजुटी में बताया हुआ है इट इज अ लंप सम पेमेंट ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट और इज अ नॉमिनी ऑन हिज रिटायरमेंट और मेडिकल इनवैलिडीटी। तो रिटायरमेंट में एक लंप सम पेमेंट दिया जाता है कर्मचारी को ग्रेजुटी के रूप में मुफ्त राशि दी जाती है, भुगतान किया जाता है। और इसका कैलकुलेशन का जो तरीका होता है इसके लिए एक कंडीशन मिनिमम है कि एम्प्लॉय हैज कंप्लीटेड 5 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि पेंशन लेने के लिए कर्मचारी को 10 साल की सर्विस करना जरूरी है, लेकिन ग्रेजुटी के लिए भी जरूरी है कि मिनिमम 5 साल की सर्विस करना जरूरी है, तभी उसको रिटायरमेंट ग्रेजुटी का आता होगा। इसके लिए कि जितने साल की सर्विस होती है हर सर्विस साल के लिए उसको हर 6 महीने के लिए 1/4 पगार मिलता है। सीधे शब्द में बोलो तो 1 साल की नौकरी है तो उसको आधा पगार मिलेगा। किसी की 20 साल की रिटायरमेंट लेगा 20 साल का आधा कितना हुआ 10 हो जाएगा, 10 को पगार मिलेगी तो हर 6 महीने में 1/4 पगार मिलती है। तो अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसको 15 पगार मिलेगी। इसमें मैक्सिमम है आपकी 16.5 पगार मिलेगी आपको, यानी 33 साल के ऊपर मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन पकड़ेंगे अपन तो 33 साल पकड़ेंगे। किसी ने अगर 40 साल भी किया है तो भी उसको बेनिफिट मिलेगा 33 साल का, उसका आधा कर देंगे 16.5 पगार मिलता है। और रनिंग वालों को इसमें जो है 50% जोड़ के मिलता है। और किसी भी कर्मचारी ने अगर रेलवे मकान खाली नहीं किया है तो उसको ग्रेजुटी रोक दी जाती है जब तक ये मकान खाली नहीं करेगा। ग्रेजुटी के अंदर मैक्सिमम लिमिट है आज के टाइम में 20 लाख है, जैसे DA 50% हो जाएगा ग्रेजुटी जो है 5 लाख और बढ़ जाएगा, 25% बढ़ जाएगा तो 25 लाख हो जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ग्रेजुटी तो नॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेजुटी में बताया था कि हर 6 महीने पर 1/4 पगार मिलती है और डेथ ग्रेजुटी जो होती है वो हर 6 महीने पर आधी पगार मिलती है, यानी कि 10 साल की सर्विस पे 10 पगार मिलती है। ये जस्ट रिटायरमेंट ग्रेजुटी का डबल होता है। रिटायरमेंट ग्रेजुटी जैसे 33 साल में 16.5 मिलता था, ये 33 साल में 33 पगार मिलता है, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया है 20 लाख रुपये। 20 लाख रुपये से ज़्यादा अमाउंट होगा तो फिर आपको मैक्सिमम 20 लाख ही मिलेगा।
इसका जो कैलकुलेशन है वो बताया हुआ है कि अगर 1 साल से कम सर्विस है किसी कर्मचारी की, वो भर गया है, तो 2 महीने का उसको वेतन मिलेगा। 1 साल से ज़्यादा काम किया है और 5 साल से कम किया है तो 6 महीने का इम्यूलन मिलेगा। 5 साल से अधिक किया है, 11 साल से कम है तो 12 महीने का इम्यूलन मिलेगा। 11 साल से अधिक किया और 20 साल से कम है उसकी सर्विस, तो 20 महीने का वेतन मिलेगा उसको। और 20 साल से अधिक है तो हर 6 महीने के लिए अधिक पगार मिलेगा। यानी 20 साल से अधिक मतलब 25 साल की पगार है तो 25 साल को में 25 पगार मिलेगा। जितने साल की सर्विस है उतने पगार मिलेगी। 30 साल की सर्विस है 30 पगार मिलेगी, 33 साल है तो 33 पगार मिलेगी, और 40 साल है तो भी 33 पगार मिलेगा। मैक्सिमम 33 पगार या 20 लाख रुपए जो भी इसमें कम हो वो मिलेगा। इसके बाद रेलवे कर्मचारी को जो मिलने वाली जो भुगतान है उसमें है प्रोविडेंट फंड आता है, पीएफ, यानी कर्मचारी के खाते में जो पीएफ का अमाउंट होगा वो रिटायरमेंट में हो या डेथ में हो, पूरा पैसा उसको इंटरेस्ट मिल जाता है उसको। लीव एंगेजमेंट, लीव सैलरी इज ए लंप सम वन टाइम पेमेंट ऑफ द अनअवेल्ड लीव। जो भी कर्मचारी होता है, जैसे भी आपको मालूम होगा, किसी कर्मचारी के पास मैक्सिमम वो है 300 दिन की छुट्टी जमा कर सकता है। तो अगर कर्मचारी रिटायरमेंट हो या डेथ केस हो, दोनों मामले में जितनी भी उसके पास लीव बैलेंस होगी उतनी लीव का उसका भुगतान किया जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से एलएपी इसके पास कम है, यानी कि 200 एलएपी है उसके पास, जितना भी शॉर्टफॉल होगा उतना आप एचएलएपी से लेंगे। यानी अगर 200 है तो हम 200 एलएपी प्लस 100 एचएलएपी यानी आधी पगार का पेमेंट करेंगे। ये इसका कैलकुलेशन तरीका है कि जितनी भी एलएपी कम होगी उतनी एचएलएपी करेंगे, लेकिन एचएलएपी को डबल नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी का एक भी एलएपी नहीं है तो फिर 300 अगर एचएलएपी है तो 300 एचएलएपी का मतलब हाफ का 300 पगार, जितना भी 300 एचएलएपी का पगार होगा वो करेंगे। लेकिन 300 के लिए 600 का हम नहीं करेंगे, तो हाफ एलएपी का ही पगार करेंगे। इसके बाद जीआईएस मिलता है हमारे को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करता है पैसा। ग्रुप डी का किसी जमाने 15 करता था, आजकल तो बंद हो गई ग्रुप डी। आजकल जो भी पेमेंट है करता है मिनिमम 30 रुपये ग्रुप सी का करता है, 60 रुपये ग्रुप बी का और 120 रुपये ग्रुप ए का। कोई भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो ग्रुप सी को एज ए इंश्योरेंस 30,000 रुपये प्लस का जो इंटरेस्ट होता है वो, फिर ग्रुप बी के मामले में 60,000 रुपये और ग्रुप ए के बारे में 120,000 का पेमेंट उसको मिलता है। रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर का बेनिफिट है, कोई भी कर्मचारी अगर रिटायर हो गया है तो वो 4 महीने नॉर्मल रेंट में प्लस 4 महीने डबल रेंट में, टोटल 8 महीने रेंट। पहले किसी जमाने में अगले जो 4 महीने के लिए रूल था कि मेडिकल सिक है या बच्चा पढ़ रहा होता नहीं होता था तो हटा दिया, कंडीशन हटा दिया। अभी कोई भी रेलवे कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद 8 महीने आराम से क्वार्टर अपने पास रख सकता है बिना कोई रीजन के। लेकिन पहले 4 महीने के लिए जो नॉर्मल रेंट लगेगा और अगले 4 महीने के लिए डबल रेंट लगेगा, जो भी रेंट है उसका डबल लगेगा। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायर्ड एम्प्लॉय इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट एम्प्लॉय के बता दिया 4+ मिलता है। डेथ केस में कोई भी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी फैमिली चाहे तो मकान को 24 महीने तक अपने पास रख सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन उसके पास खुद का मकान नहीं होना चाहिए उसी शहर। खुद का मकान है तो 12 महीने तक वो अपने पास रख सकती है, खुद का मकान नहीं है तो वो रेलवे मकान 24 महीने तक रख सकती है नॉर्मल रेंट पर, तब तक। लेकिन उसको डीसीआईसी रिलीज नहीं होगा उसको, तो बाकी वो रखने में कोई दिक्कत नहीं। रेगुलेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर, retiring railway employee can however get the railway quarter regularized in favor of his son daughter who is also a railway employee at the time of his retirement, provided the son daughter lived in the railway quarter for at least 6 months। कोई भी रेलवे कर्मचारी है उसका बच्चा भी उसके साथ रह रहा है रिटायरमेंट से पहले एटलीस्ट 6 महीना, और उसने हाउस रेंट नहीं लिया है तो उसके बच्चे के नाम पे फादर का मकान उसके बच्चे के नाम पे किया जा सकता है, या फिर उसने फादर सन के डॉटर से शेयरिंग किया हो, दोनों कंडीशन में। लेकिन मेरे डाटा इन लॉ को अलाउ नहीं है रेगुलेशन करने के लिए आउट ऑफ टर्न क्वार्टर करने। इसके अलावा एक और फैसिलिटी मिलती है रेलवे एम्प्लॉय उनके फैमिली मेंबर्स को भी, वो होता है आरईएलएचएस। आरईएलएचएस के लिए आपको एक बेसिक जो भी जमा करनी पड़ती है, उसके रेट्स अलग अलग रेट्स हैं। वो अगर आपकी जो भी लेवल पे काम करे उसके हिसाब से, अगर रेट्स मेरे में शायद लाया नहीं उसके अंदर रेट के हिसाब से जमा करेंगे तो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। और अगर आप उसमें ओपीडी और इंडोर दोनों फैसिलिटी मिलती है। आपको ओपीडी फैसिलिटी नहीं मिलती है तो आपको मना करते हो तो आपको जो है 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है। ये फैसिलिटी पेंशनर और फैमिली पेंशन दोनों के लिए है। लेकिन अगर मकान आपका हेल्थ यूनिट से 2.5 किलोमीटर के अंदर में है तो फिर ओपीडी फैसिलिटी लेना मैंडेटरी, आप मना नहीं कर सकते, आपको 1,000 रुपये नहीं मिलेगा। 1,000 रुपये लेने की कंडीशन पहले ये है कि आपका मकान जो है 2.5 किलोमीटर से अधिक दूर होना चाहिए। पेंशनर आर एंटाइटल्ड टू ए मेडिकल अलाउंस ऑफ 1,000 रुपीज, बताइए आपको
एक और जो बेनिफिट है रिटायरमेंट के बाद वो है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। कोई भी कर्मचारी है पहले होता है 20 किलोमीटर से दूर होता है, पर उसको 80% और 20 किलोमीटर से कम होता है तो 1/3 तक भी परमिशन बन के आना चाहिए। कोई भी कर्मचारी है वो मकान शिफ्ट करना जरूरी है। अगर मकान शिफ्ट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ फेट विद शिफ्टिंग इज बियॉन्ड 1 किलोमीटर और विद इन 20 किलोमीटर, कोई कर्मचारी बस मकान शिफ्ट कर रहा है चाहे बाजू में कर रहा है तो भी उसको 80% सीटीजी मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा। ये कहा गया इसमें स्पेशल पासेस मिलते हैं। वन सेट ऑफ फ्री पास में भी इशूड टू रिटायरिंग रेलवे एम्प्लॉइज और इन द इवेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट ऑफ यूजमेंट कार्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स। एक सेकंड क्लास एक पास मिलेगा फ्री पास जो सेटलमेंट यूज लेने के लिए। सेटलमेंट पास मिलता है रेलवे सर्वेंट इन द इवेंट ऑफ रिटायरिंग और widower in the event of death of a railway servant may be issued passes for self and family members for the transportation of person। घर का सामान शिफ्ट करने के लिए सेटलमेंट पास मिलता है, चाहे वो एम्प्लॉई हो चाहे उसकी विडो हो, जहाँ भी सामान लेना चाहे उसके लिए सेटलमेंट पास मिलता है। इसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट पासेस होते हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद जो पासेस मिलते हैं उसको बोलते हैं पीआरसीपी पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट पास। ग्रुप सी को रिटायरमेंट के बाद अगर 20 साल की सर्विस इसलिए कंपल्सरी रिटायरमेंट पास लेने के लिए मिनिमम 20 इयर्स की सर्विस करनी पड़ेगी जैसे वॉलंटियर रिटायरमेंट करते हैं। 20 साल करने के बाद आपको 2 सेट मिलेंगे ग्रुप सी को, ग्रुप ए और बी को 3 सेट मिलते हैं रिटायरमेंट पास। ये हमारे पास का नहीं हो गया। पास के बारे में आपको किसी को डाउट है तो बात पूछ सकते हैं मेरे से। ये क्या करते हैं अपन रिटायर हो ना तो हम आगे चलेंगे पास का, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो अपने क्या करते हैं जैसे 300 छुट्टी का भुगतान होता है ना। अब हम छुट्टी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो अपने पास अगर एचएलएपी सिक लीव है तो बदमाश क्या करेगा 300 अपने पास एक भी छुट्टी नहीं है। लीव रूल के ऊपर बात करेंगे। लीव रूल का जो ऑफिशियल नाम है वो है रेलवे सर्वेंट लिबरेज लीव रूल 1949। आधा भुगतान करेंगे इसके अंदर कुछ बातें कही है। रूल 503 राइट टू लीव छुट्टी लेने का अधिकार है बात की है। इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट और एक्चुअली आधा भुगतान होगा Leave cannot be claimed as a right and leave of any kind may be refused or revoked by the authority compared to grant। यानी कि छुट्टी जो है आप ऐसे मैटर राइट क्लेम नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है। आप जो अथॉरिटी से चाहे तो कभी आपको छुट्टी से मना कर सकते करने के लिए या कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। पर shall not be open to the authority kind of leave to and apply to at the request of the वही तो कहानी है। अथॉरिटी चाहे तो मना कर सकती है चाहे तो कर सकती है, लेकिन अथॉरिटी आपकी छुट्टी आपने जो मांगी मान लीजिए आपने एलएलपी मांगी और आपकी एचएलएफ से जो छुट्टी आपने मांगी है वो छुट्टी या तो दे या मना कर दे। आपको कुछ भी जमा नहीं दो सिक लीव बहुत सारी छुट्टियां होती हैं उठाएगा 150 का भुगतान होगा आपको भरना तो पहले एलएलपी जो रेगुलर लीव होती है तो 150 का तो फिर भी पेमेंट मिल जाएगा आपको। तीसरी कम्युनिकेट सिक लीव और उसकी बाद होती है लीव नॉट ड्यू। मैक्सिमम एलएलपी एट ए टाइम मिलती है आपको 180 दिन और एचएलपी जो होती है मैक्सिमम एट ए स्टेज आपको 24 महीने मिलती है। कम्युनिटी लीव का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जितनी आपके एचएलपी बची होगी उतना आपको मिलेगा। आपको लीव नॉट ड्यू जो होती है मैक्सिमम सर्विस में मेडिकल सर्टिफिकेट में 360 दिन मिलती है आपको सर्विस में। इसके अलावा जो लीव है आपकी स्पेशल लीव है वो होती है मैटरनिटी लीव जो महिलाओं को मिलती है 180 दिन की, जीवित बच्चे तक मिलती है। और पैटर्निटी लीव पुरुषों को मिलती है 15 दिन की। वाइफ को अगर बच्चा होता है तो बच्चे होने से 6 महीने के अंदर अवेल करना होता है, 15 दिन की छुट्टी मिलती है पैटर्निटी लीव। और पहले हॉस्पिटल लीव और स्पेशल डिसेबिलिटी लीव हुआ करती थी जिसको हटा के रेलवे बोर्ड ने 2019 से वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव डाला है WRIL। कोई भी कर्मचारी अगर ड्यूटी करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कब तक चलेगा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है या घर पे जाता है छुट्टी मिलता है तो उसको पहले हॉस्पिटल लीव दिया जाता था, अभी इसको देते हैं WRIL दिन। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसके बारे में बात कब तक चलेगा 3 महीने। इसके अलावा कुछ और लीव होती है जो होती है स्टडी लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव और चाइल्ड केयर लीव। स्टडी लीव जो होती है मैक्सिमम जो होती है किसी भी कर्मचारी को 24 महीने मिलेगी और एट ए टाइम 12 महीने मिलेगी। डॉक्टरों को 36 महीने मिलती है पीजी के लिए और ये मिलती है 5 साल के बाद मिलती है आफ्टर रेगुलर। 5 साल की सर्विस मिनिमम जरूरी है, 2 छुट्टी चाहिए। और किसी भी कर्मचारी को अगर स्टडी लीव लेना है तो मिनिमम 5 साल की सर्विस करनी पड़ेगी इसको और आने के बाद उसकी मिनिमम 3 साल की सर्विस बाकी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलेगी।
डॉक्टर के मामले में मिनिमम 8 साल होना चाहिए तब उसको मिलेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो होती कोई भी कर्मचारी को चाहे उसके छुट्टी हो नहीं हो वो मांग सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए कई गलतफहमी होती है कि उसके बाद एलएपी एचएलएपी नहीं हो तब मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद एलएपी हो एचएलएपी फिर भी चाहे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मांग सकता है, ईओएल बोलते हैं या इसको दूसरे पर एलडब्ल्यू बोल सकते हैं। इस दौरान उसको पगार पेमेंट नहीं मिलता, विदाउट पे रहता है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। और टेम्परेरी रिलीज के कुछ नियम है, 3 मंथ मिलते बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के 3 मंथ जो मिल जाएंगे टेम्परेरी रिजल्ट है, 6 मंथ जो है मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेंगे और 18 महीने विद मेडिकल सर्टिफिकेट ट्रीटमेंट और कैंसर आदि के मामले में 18 महीने मिल सकता है उसको टेम्परेरी रिजल्ट। और ये जो परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉई है उसको तो आपको उसकी कंडीशन नहीं है, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब उसको इतने मिले उसके और 24th मंथ मिलेगा प्रोसिक्यूटिंग हायर स्टडी विद 3 इयर्स रेगुलर सर्विस। 3 साल की सर्विस हो गई है उसकी तो हायर स्टडीज के लिए 24 महीने का मिल जाएगा। और उसमें मिनिमम बताया 3 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए इसमें। चाइल्ड के लिए सभी को मालूम है 2 साल की मिलती है, 730 दिन मिलती है बिल्डिंग सर्विस। 2 जीवित बच्चे तब मिलती है और 18 साल से ऊपर नहीं होते तब मिलेगी। और पहले किसी जमाने में सीसीएल के लिए जो था कि एलएपी एचएलएपी बैलेंस नहीं होना चाहिए और अभी आपको अगर एलएपी एचएलएपी बैलेंस है तो लीव ऑन हाफ रेस्ट के और डिटेल में बात करेंगे। एलएपी अकाउंट ऑफ ऑल एलएल सर्वेंट्स शुड बी पेड विद 30 डेज। जो भी एलएपी होती है वो साल में 30 दिन मिलती है और आपको 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15 आपके खाते में जुड़ती है। उसकी 36 साल नौकरी थी ना। To be reduced by 1/10 of the period of extraordinary leave availed during the previous year subject to the maximum। कोई भी कर्मचारी है अगर मान लीजिए किसी वजह से एलडब्ल्यूपी बोले हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी विदाउट पे रहा तो 40% जितने दिन एब्सेंट रहा, सीधे शब्द में बोला था एब्सेंट रहा तो उसको 1/10 किया जाता है अगली बार, यानी कि कोई कर्मचारी को 30 दिन एब्सेंट रहा 1/10 के हिसाब से जो होता है 3 एलएपी इसकी जब नहीं क्रिएट करते हैं वहाँ 3 माइनस कर देते हैं, 15 - 3 करके उसको 12 ही मिलेगी। जितने भी होगा उतना मिलेगा। लेकिन कोई कर्मचारी अपना 6 महीने एब्सेंट रहा, 6 महीने के हिसाब से 180 दिन का करेंगे तो 18 होता है, लेकिन आपको मैक्सिमम तो 150 ही माइनस करना है तो 1/10 करेंगे। लेकिन मैक्सिमम 15 डेज ही माइनस होती है। अगर पूरा 6 महीने एब्सेंट रहा तो 15 डेज माइनस होगी। ज्वाइनिंग इन बिटवीन, अगर कभी कोई कर्मचारी ऐसा होता है जो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में ज्वाइन कर रहा है तो ज्वाइनिंग इस तरह बीच में होती है तो उसको 2.5 दिन मिलता है हर महीने के हिसाब से, कंप्लीट मंथ के हिसाब से। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एकोमोडेशन ऑफ एलएपी होती है वो 300 दिन होती है। मैक्सिमम 300 एलएपी इकट्ठा कर सकते हैं। मैक्सिमम एचएलएपी जो होती है वो होती है 180 दिन। मैक्सिमम एलएपी जो इकट्ठा करने की बात हो रही है वो 300 दिन की हो रही है, लेकिन आपको जो छुट्टी जाना है एट ए स्ट्रेच तो आप 180 दिन मैक्सिमम एलएपी एक साथ ले सकते हैं। वर्कशॉप स्टाफ के लिए सुविधा बताइए। स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ, द वर्कशॉप स्टाफ में बी अलाउड टू टेक लीव फॉर हाफ डे विद पे और विदाउट पे। वर्कशॉप स्टाफ के लिए सुविधा है कि वो आधा दिन का हाफ डे ले सकते हैं एलएपी। No regular servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding 5 years। कोई भी कर्मचारी जो होगा छुट्टी ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5 साल से ज्यादा नहीं ले सकता है। 5 साल से अधिक का जो पावर है सिर्फ प्रेसिडेंट को है। इसके बाद एचएलए पे आता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। The rate at which leave at half average pay can be earned is 20 days for each completed years of service। कोई भी कर्मचारी होता है उसको हर साल में 20 एचएलए मिलती है। और मैक्सिमम एचएलएपी जो होती है आप ले सकते हो एट ए स्ट्रेच, एक एट ए टाइम होती है 24 महीना। कम्यूटेड लीव होती है, द कम्यूटेशन ऑफ हाफ पे लीव शुड बी अलाउड वेयर लीव इज रिक्वायर्ड फॉर एन अप्रूव्ड स्टडी एंड अप टू मैक्सिमम 80 डेज फॉर एचएलएपी ड्यूरिंग द डे। कम्यूटेड लीव बीमारी में होती है, इसमें आपको 2 एचएलएपी कटती है और हाई स्टडी में भी मिलती है, लेकिन अप टू मैक्सिमम 180 डेज मिलेगी एंटायर सीरीज में। लीव नोट ड्यू जो होती है वो एचएलएपी का ये एडवांस लेना होता है। कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी के अकाउंट खाते में एचएलएपी एलएपी को छुट्टियां ही नहीं और कर्मचारी बीमार हो गया है और वो चाहता है कि अब मुझे कुछ छुट्टी मिल जाए, तो एडवांस में एचएलएपी लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं लीव नोट ड्यू के रूप में ले सकता है। तो लीव नोट ड्यू मैक्सिमम जो है एक एंटायर साइज में 360 दिन ले सकते हैं। इसमें कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम लीव नोट ड्यू कितने दिन दी जा सकती है। तो ये इसकी कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 360 डेज और मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में जरूरी है, बीमार हो तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।
मैटरनिटी लीव जो है वो पहले 2008 से पहले 135 दिन था, 2008 से 180 दिन हो गया है। लीव ऑफ फाइन ड्यू इंक्लूडिंग कम्युनिटी लीव फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 60 डेज एंड लीव नॉट ड्यू मे बी आल्सो बी। इसके साथ में मैटरनिटी लीव साथ में 60 दिन की जो है लीव नॉट ड्यू भी मिलता है, मिल सकते हैं। लेकिन लीव नॉट ड्यू 60 डेज की जो हम लेते हैं लीव नॉट ड्यू, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट में लीव नॉट ड्यू मिलेगा। लेकिन कंडीशन है कि आपको उस पीरियड को जो है क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होगा आपका। चाइल्ड केयर लीव, ग्रांट ऑफ चाइल्ड केयर लीव टू अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट and a single male government servant under subgroup 1 shall be subject to the following condition, namely it shall not be granted for more than 3 spells in a calendar year। चाइल्ड के लिए जो थी बच्चों की देखभाल के लिए आती है, बच्चे की बीमारी या पढ़ाई के लिए मैक्सिमम इसके जो रूल है वो 730 दिन मिलता है। एक साल में मैक्सिमम 3 बार मिलेगा आपको, 3 साल से मिलेगा। इन केस ऑफ सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट द ग्रांट ऑफ लीव इन 3 स्पेल कैलेंडर ईयर शैल बी एक्सटेंडेड। अगर कोई सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, विडो है, डाइवोर्सी है, तो ऐसे मामले में 6 बार ले सकती हो, बाकी नॉर्मल केस में 3 बार ही मिलेगा। दिस लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, ये लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीव द वुमेन एम्प्लॉइज एंड सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू पे डन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। तो जो चाइल्ड के लीव है वो सिंगल फीमेल के साथ सिंगल मेल है, अगर मान लिया हस्बैंड डाइवोर्स हो गया, जब वाइफ नहीं हो, बच्चे की देखभाल करनी है, तो मेल को भी मिलता है। और उस दौरान लीव सैलरी जो मिलती है वो छुट्टी जाने से पहले जो सैलरी थी आपकी पहले वो भी आपकी एंटायर पीरियड चलेगी। सीसीएल कैन नॉट बी डिमांडेड एज मैटर ऑफ राइट, ये राइट की तरह अधिकार के रूप से नहीं मांग सकते, आपको उसके जाने से पहले सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए। CCL may not be granted for less than 5 years, मिनिमम आपको CCL मिलेगी, 5 दिन उससे कम नहीं मिलेगी। During the period of child care leave, a female government servant and single male government servant shall be paid 100% of the salary for first 350, 365 days and 80% of the salary for the next 312। यानी आपको 730 दिन का जो आधा पार्ट होता है 365 दिन, उसमें आपको फुल पेमेंट मिलेगा, चाहे मेल फीमेल जो भी है CCL ले रहा है। और 365 दिन के बाद जो 80% सैलरी मिलेगी, ये कहा गया है। पैटर्निटी लीव पितृत्व अवकाश होती है, मेल रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग अप्रेंटिस विद लेस देन 2 सर्विंग चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ड्यूरिंग द कंफाइनमेंट। किसी भी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, पुरुष रेलवे कर्मचारी की पत्नी को बच्चा पैदा होता है तो 15 दिन का पितृत्व अवकाश कर्मचारी को दिया जाता है। लीव में भी ग्रांटेड 15 डेज बिफोर चाइल्ड बर्थ एंड अप टू 6 मंथ। कोई भी बच्चा जो पैटर्निटी लेना है तो कर्मचारी का जो बच्चा पैदा होने से 15 डेज पहले और अप टू 6 मंथ ले सकता है। 6 महीने के बाद वो छुट्टी लेफ्ट बन जाएगी। उसके बाद आता है स्टडी लीव। स्टडी लीव के बारे में कहा गया है दिस लीव इज ग्रांटेड व्हेन देयर इज डायरेक्ट क्लोज कनेक्शन विद द स्पेयर ड्यूटी। कोई भी ड्यूटी के कनेक्शन में कुछ छुट्टी मांगी जाती है, जो पढ़ाई करेगा वो कहीं ना कहीं ड्यूटी से कनेक्टेड होना चाहिए। तो सारी कंडीशन जो होती है उसका ब्रांच ऑफिसर डिसाइड कंफर्म करेगा कि सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। इट इज लाइकली टू इंप्रूव हिज एबिलिटी एज ए रेलवे सर्वेंट। इट इज एडवांटेज टू गवर्नमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड रिलेटेड टू द ड्यूटीज ऑफ रेलवे सर्वेंट। इट इज लिबर्टी ग्रांटेड, इट इज लिबरली ग्रांटेड पर्टिकुलर टू डॉक्टर्स, साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाफ। ये जनरली डॉक्टर्स को, साइंटिफिक स्टाफ को मिलता है, टेक्निकल स्टाफ को मिलता है। जो कंडीशन है कि ये कहने के ड्यूटी से कनेक्टेड होना चाहिए, इससे कर्मचारी की एबिलिटी बढ़ेगी, ये सारी चीजें उनके ब्रांच ऑफिस जो होंगे वो कंफर्म करेंगे, हाँ भाई मैं सर्टिफाई करता हूँ, ये सब होगा, तभी स्टडी लीव मिलेगी कर्मचारी को। स्टडी लीव शैल नॉट बी ग्रांटेड अनलेस इट इज सर्टिफाइड बाय द अथॉरिटी कंपनी टू ग्रांट लीव। द प्रोसेस द प्रपोज्ड कोर्स ऑफ द स्टडी और ट्रेनिंग शैल बी डिफाइंड एडवांटेज। जैसे मैंने पहले बताया था कि कंप्यूटर अथॉरिटी जब तक सर्टिफाई नहीं करेगी तब तो उसको नहीं मिलेगा। उसको बताना पड़ेगा ये जो हायर स्टडीज है वो उसके एकेडमिक या लिटरेरी सब्जेक्ट में नहीं है। इट इज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ स्टडी अदर देन एकेडमिक या लिटरेरी सब्जेक्ट में नहीं है, इसको बताना पड़ेगा। मेडिकल ऑफिसर में भी ग्रांटेड स्टडी लीव फॉर प्रोसिक्यूशन पीजी। मेडिकल ऑफिसर जो पीजी के उनको मिलता है। इफ द पीजी ऑफ
Railway Health Service certified that such studies shall be valuable in increasing the efficiency of such medical officer in the performance of their duties. ये डीजी जो है रेलवे हेल्थ डायरेक्टर की वो सर्टिफाई करेंगे मेडिकल के मामले में. This leave can be granted to railway servant who has satisfactory completed period of probation has rendered not less than 5 years. कोई भी कर्मचारी होगा उसको 5 साल की सर्विस के बाद ही मिलेगा उसको, और 3 साल से पहले रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए. यानी जब शेड्यूल लीव करके वापस आएगा तो उसकी मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए नॉर्मल आदमी के बारे में, और डॉक्टरों के मामले में मिनिमम 8 साल की सर्विस होनी चाहिए. और इसका एक ही एजुकेट द बॉन्ड ऑफ पीरियड ऑफ 3 years टू सर्व द गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट सर्विस. उसको एक बॉन्ड करके देना पड़ेगा कि मेरे आने के बाद मिनिमम 3 साल जो है रेलवे की सेवा करेगा. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव कितनी स्टडी मिलेगी? ऑर्डिनरी 12 months एट एनी टाइम, किसी एक बार में 12 महीने और ड्यूरिंग एंटायर सर्विस में 24 महीने मिलती है. स्टडी लीव शैल नॉट बी डिवाइडेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट. स्टडी लीव में बी कंबाइंड विद अदर काइंड ऑफ लीव, बट इन नो केस शैल बी ग्रांटेड in no case shall the grant of this leave in combination of with other. दूसरी छुट्टियों का स्टडी लीव को जो है किसी अन्य छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, और जोड़ने पर टोटल छुट्टी जो होगी 28 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए. और डॉक्टरों के मामले में पीएचडी या डॉक्टर के मामले 36 महीने इसकी दूसरी छुट्टियों के साथ बचते हैं. ये मैक्सिमम लिमिट है. नॉर्मल केस में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 24 महीना है, लेकिन बाकी छुट्टियों के साथ जोड़ करके मैक्सिमम 28 महीना है नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉय के लिए, और डॉक्टरों के लिए ये कोई पीएचडी कर रहा है उसके मामले में 36 महीना ये मैक्सिमम लिमिट है. अब आता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जिसमें बताया गया था कि द अथॉरिटी कंपेटेंट टू ग्रांट लीव में ग्रांट वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव. यदि कोई कर्मचारी जो हु सफर इलनेस एंड इंजरी दैट इज एट्रिब्यूटेड टू एन एग्रीवेट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल, कोई भी कर्मचारी रेलवे के काम के कनेक्शन में काम करते हुए कोई दुर्घटना घट जाती है, उसकी वजह से उसको अगर हॉस्पिटल होना पड़ता है या उसको छुट्टी लेनी पड़ती है, तो उसको अथॉरिटी जो है WRIL ये छुट्टी देता है. छुट्टी के लिए के नियम जो पेमेंट के नियम है, फुल पे अलाउंसेस शैल बी ग्रांटेड टू ऑल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. कोई भी कर्मचारी अगर इंजरी होती है उसकी वजह से अगर हॉस्पिटलाइजेशन जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन के पूरे पीरियड में उसको पूरा फुल पे अलाउंस मिलेंगे. बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन WRIL शैल बी कवर्ड एज. हॉस्पिटलाइजेशन के बाद तो फुल पे हो गया, उसके बाद जब घर आना हो उसके बाद जो पेमेंट होगा वो होगा कि अप टू 6 month उसको जो होगा फुल पे मिलेगा उसको, और उसके बाद 6 महीने के बाद अगले 1 साल के लिए 12 महीने के लिए उसको हाफ पे मिलेगा. और हाफ पे को फुल कराना है तो अपनी इक्वल जो है HLP अगर वो छोड़ देता है, कमेंट कराता है, तो उसको आगे के 12 महीने में भी उसको फुल पे मिल सकता है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है, इसमें एक और बात मुझे बतानी थी इसकी कि अगर कोई कंपनसेशन इंजरी की वजह से कोई कंपनसेशन हुआ, इन केस द पर्सन ऑफ होम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाइज, द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी पेबल अंडर WRIL शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन. वाली कोई कर्मचारी 3 महीने तक इंजरी में रहा, जो भी रहा उसको पेमेंट जरूर बना, और उसने कंपनसेशन एक्ट के तहत कंपनसेशन में मुआवजा भी बनता है, मुआवजे की राशि में इसको उसकी जो सैलरी जो होती है उसमें से माइनस किया जाएगा, उसके बाद बचेगा तभी दिया जाएगा, और नहीं बचेगा तो नहीं देने का कोई. और इस दौरान कर्मचारी मान लीजिए 6 महीना मान लीजिए 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक WRIL लीव में था, इस दौरान LLP HLP का क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा. यानी जनवरी से जून के बीच में 6 महीने रहा तो एक भी LLP HLP को क्रेडिट नहीं मिलेगा. ये भी नहीं, LLP HLP उसको नहीं मिलेगा. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में बताया हुआ है कि द लीव इज ग्रांटेड व्हेन no other leave is admissible and when railway servant applies in writing for grant of EOL. Extraordinary leave जिसको LW बोलते हैं वो कब मिल सकती है? तब या तो कर्मचारी के पास कोई छुट्टी ना हो, या फिर कर्मचारी के पास छुट्टी तो है लेकिन वो जानबूझ के लिख के मांग रहा है कि मुझे EOL दिया जाए. EOL temporary railway servant cannot be granted in excess. टेम्परेरी का मैंने बता ही दिया आपको कि 3 महीने बिना मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, 6 महीने मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, 18 महीने कैंसर TB लेप्रोसी का 18 महीने मिलेगा टेम्परेरी को, 24 महीने होगा प्रोसिक्यूशन हाई स्टडी में मिलेगा. उसके बाद लीव एनकेजमेंट के रूल सभी को मालूम है, फिर रिपीट करता हूँ कि 10 दिन की लीव एनकेजमेंट मिलती है कर्मचारी को, मैक्सिमम 60 दिन मिलती है एंटायर सर्विस में, और उसके लिए जो कंडीशन है कि आपको एटलीस्ट 1 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, और 2 साल के ब्लॉक में एक बार मिलता है, और साथ में आपको पास या PTO कोई ना कोई लेना पड़ेगा, जर्नी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी. और लीव एनकेजमेंट लेने के लिए आपकी बैलेंस मिनिमम छुट्टी के माइनस करने के बाद मिनिमम आपको 30 LLP का बैलेंस बचना चाहिए, तभी आपको मिलेगा. ये लीव एनकेजमेंट का आपको नियम.
इसी के साथ ही हमारा जो लीव एंगेजमेंट भी आपका पूरा हो गया। किसी को लीव एंगेजमेंट डाउट है? ये लास्ट में पास का आपको ले लेता हूँ, पास इसके बाद थोड़ा व्यू कर देते हैं। रेलवे सर्वेंट पास रूल 1996 इसका नाम है। जिस रूल में भी कहा था रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 कहा जाता है इसको, सभी रेलवे एम्प्लॉय पर लागू होता है। और किस पे लागू नहीं होगा उसके लिए बताया हुआ है कि अप्रेंटिस एक्ट में जो गवर्नेंस पे लागू नहीं होगा, जो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में है उन पे लागू नहीं होगा। पास की डेफिनेशन में एडॉप्टेड सन चाइल्ड का मतलब होता है कि जिसने सेटिस्फैक्टरी प्रूफ है जिसका एडॉप्शन करा है, कानूनी रूप से जिसने एडॉप्शन किया हुआ है उसको भी पास रूल के अंदर फैमिली की डिवीजन में काउंट करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि एडॉप्शन जो होता है लीगली होना चाहिए। अटेंडेंट का मतलब होता है कि जो एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड इन सैलरी इन द पर्सनल सर्विस ऑफ द रेजिडेंट, जो कर्मचारी ने पर्सनल सर्विस के लिए रखा हो, अपने पास किसी को नौकरी पे रखा हो सैलरी के साथ में, उसको अटेंडेंट बोलते हैं। डिपेंडेंट रिलेटिव में इन रिलेशन टू रेलवे सर्वेंट हुज फादर इज नॉट अलाइव। डिपेंडेंट रिलेटिव आपके तभी आएंगे जब आपके फादर जिंदा नहीं है। अगर फादर है तो आपके डिपेंडेंट रिलेटिव में कोई भी नहीं है। पहली कंडीशन डिपेंडेंट रिलेटिव की है कि फादर इज नॉट अलाउड, उसके तब फादर नहीं है तब आपकी मदर आ जाएगी, इंक्लूडिंग डाइवोर्स मदर, अनमेरिड विडो सिस्टर, स्टेप सिस्टर, लीगली डाइवोर्स सिस्टर, ब्रदर, स्टेप ब्रदर अंडर 21 years of age, provided he reside with and wholly depend on the railway servant. Invalid brother of any age, brother who has attained the age of 21 years and is a bona fide student of recognized education student. ये हमारे डिपेंडेंट हो गए, जिसमें मैक्सिमम मदर ब्रदर सिस्टर आता है जो आपके डिपेंडेंट है। और फैमिली में आपकी जो फैमिली होती है, आपके स्पाउस, आपके वाइफ हस्बैंड जो भी होंगे, आपके सन होंगे जो 21 साल से बड़े नहीं होंगे, 21 साल से कम होंगे, और 21 साल से अगर अधिक बड़े हैं तो वो bona fide स्टूडेंट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, या किसी रिसर्च वर्क में एंगेज हो, या फिर इनवैलिड हो, जिसके लिए एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके बाद आता है अनमैरिड डॉटर ऑफ एनी एज वेदर अर्निंग और नॉट अर्निंग। इसमें कई लोग डाउट होता है कि लड़की कमा रही है तो डिपेंडेंट होगी, नहीं तो लड़की के लिए कमाई की कोई सीमा नहीं है, कितना भी कमा रही है रेलवे एम्प्लॉय पे डिपेंड मानी जाती है पास रूल के हिसाब से। उसके बाद विडो डाटर प्रोवाइड शी इज डिपेंडेंट, विडो डाटर का डिपेंडेंट है, लीगली डाइवोर्स डाटर का डिपेंडेंट है आपके ऊपर, तो वो भी फैमिली में आएगी आपकी। Recognized education institution for the purpose of this rule means any school, college, university or any institution recognized by the government for imparting education or training in any discipline which general, technical and professional. पासेस कितने तरह के होते हैं? एक तो ड्यूटी पास होता है, रेलवे सर्वेंट में भी इश्यू ड्यूटी पास फॉर परफॉर्मिंग जर्नी व्हाइल ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी कहीं जाते हैं तब ड्यूटी पास मिलता है। ड्यूटी पास के भी कई प्रकार पढ़ाते हैं, तो गोल्ड पास होता है, दिस पास इज इशूड टू चेयरमैन रेलवे बोर्ड, मेंबर, फाइनेंस कमिश्नर एंड द जनरल मैनेजर ऑफ इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट एंड चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सर्विस। तो एक तो गोल्ड पास के बारे में किस किस को मिलता है, 4-5 लोगों को मिलता है, याद कर लीजिए, कोई एग्जाम आता है। एक तो रेलवे बोर्ड के मेंबर्स को मिलता है, फाइनेंस कमिश्नर को मिलता है, जनरल में सिर्फ एक ही को मिलता है, जनरल मैनेजर को, और फिर एक होता है कमिश्नर CRS को, चीफ कमिश्नर ऑफ फॉर रेलवे सर्विस, उसको मिलता है। ये बहुत कम लोगों को मिलता है, देख लीजिएगा। सिल्वर पास जितने भी SAG ग्रेड ऑफिसर में काम करते हैं, ADRM, DRM, जितने भी SAG ग्रेड ऑफिसर होते हैं सभी को सिल्वर पास मिलता है। ब्रॉन्ज पास जो होता है सभी गजेटेड ऑफिसर को मिलता है, जितने भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं जो SAG से नीचे होंगे, ग्रुप B, ग्रुप A जितने भी हैं सारे के सारे एक्सेप्ट SAG एंड अबव वालों के अलावा सभी को ब्रॉन्ज पास मिलता है। चेक पास मिलता है, इट इज इश्यूड टू इंडिविजुअल व्हेनेवर द ओकेजन अराइज टू प्रोसीड ऑन ड्यूटी। चेक पास तो आपको मालूम है, चेक पास मिलता हो। एक प्रिविलेज पास होता है, सुविधा पास। These are passes issued to serving employee and include passes to on issued school account. These passes are debited on the pass account. जो सुविधा पास होते हैं वो आपको मालूम है कितने मिलते हैं कि जो ग्रुप C कर्मचारी, इसके बारे में डिटेल बताता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप A और B को जो होते हैं 6 पास मिलते हैं 1 साल के अंदर, और 4 सेट PTO मिलता है, जो कि उसको बोलते हैं फर्स्ट A पास बोलता है, जिसमें ये ट्रेवल कर सकते हैं किसी भी फर्स्ट क्लास को अलावा किसी भी क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं, और अपने साथ ये एक 140 kg लगे ले सकते हैं। बच्चे जो होते हैं 70 kg ले सकते हैं,
और ये अगर फर्स्ट एसी में जाना चाहे फर्स्ट ईयर पास में तो उनको डिफरेंस देना पड़ता है, जो कि 1/3 डिफरेंस देना पड़ता है। जबकि ग्रुप सी के मामले में जो लगेज फ्री लगेज है वो 70 के जी आदमी के लिए, बच्चों के लिए 35, यानी आधा हो जाता है जस्ट फर्स्ट डे का। और ग्रुप सी जो एम्प्लॉय है अगर वो फर्स्ट क्लास में जाना चाहते हैं फर्स्ट एसी में तो उनको डिफरेंस का फुल अमाउंट देना पड़ता है, जबकि वेस्टेड के मामले में सिर्फ 1/3 डिफरेंस देना पड़ता है। और ग्रुप सी को जो पास मिलता है अप टू 5 इयर्स एक ही पास मिलता है और 4 सेट पीटीओ मिलते हैं एक कैलेंडर में। 5 साल के बाद 3 पास मिलते हैं। पास के अंदर डिपेंडेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास के अंदर नॉट मोर देन 2 डिपेंडेंट कैन बी इंक्लूडेड इन पास रूल। कोई भी कर्मचारी है और वो डिपेंडेंट ले जाना चाहता है तो पास में मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट आएंगे और 2 डिपेंडेंट में से किसी एक को भी शामिल करेगा तो मैक्सिमम आप पास में 5 लोगों से ज्यादा को नहीं जा सकते। किसी भी कर्मचारी के 5-10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं मान लीजिए, तो अगर डिपेंडेंट को नहीं रखता तो जितने भी बच्चे हैं 10 है 12 है कोई ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट को इंक्लूड करेगा एक डिपेंडेंट, तो फिर मैक्सिमम 5 लोग ही पास में इंक्लूड होते हैं। डिपेंडेंस की डेफिनेशन बता दो आपको। A dependent relative in relation to a railway servant shall be deemed to be wholly dependent on the railway servant only if his or her income from all sources including pension, DNS leave does not exceed 15% of the basic pay per month or the amount thereof by adding minimum family pension of ₹9,000 whichever is more। कोई भी कर्मचारी के ऊपर जैसे बताया डिपेंडेंट सिस्टर, डॉटर्स, आईटी, विडो डॉटर, डिवोर्स डॉटर, मदर, ये डिपेंडेंट तभी कहला जाएंगे जब उनकी इनकम जो होगी वो कमा रही होंगी फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितनी भी उनकी सोर्सेज इनकम है वो जो है कर्मचारी का बेसिक का 50% 15% या 9,000 प्लस डीए, इन दोनों में से जो भी अधिक हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लेते हैं हमारे 50% डीए हो जाता है तो 9,000 प्लस 13,500, तो ये 9,000 ये डी जो 9,000 प्लस डी जोड़ेंगे हम तो इसका हो जाएगा 4,500, ये हो जाएगा हमारा 13,500। इस कर्मचारी का बेसिक 15%। मान लीजिए कोई कर्मचारी है उसका बेसिक जो है 1 लाख रुपया, 1 लाख का 15% कितना हुआ 15,000 हुआ, या फिर 9,000 प्लस डी जो ये है 13,500, जब 13,500 प्लस 15% आपका हो गया 15,000, यानी इन दोनों से ज्यादा कौन सा है 15,000, तो 15,000 से ज्यादा उसकी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्मली 1 लाख बेसिक कम लोगों होता है, नॉर्मली हमारा जो एवरेज रेलवे एम्प्लॉई उनकी बेसिक 60-70,000 होता है, तो ऐसे मामले में जो 9,000 प्लस दिए ये बड़ा अमाउंट होता है, यानी 13,500। अगर रफली हम देखें तो बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं जे ग्रेड, सिलेक्शन ग्रेड, डीआरएम, एडीआरएम, उनके मामले में उनका 15% अधिक होता है, उनकी डिपेंडेंट की जो लिमिट बढ़ जाती है। अदर देन जो जितने भी ऑफिसर हैं नॉर्मल ग्रुप सी की जो ग्रुप सी ग्रुप डी जितने भी हमारे उनकी जो बेसिक होती है 50, 60, 70, 80,000 तक होती है, तो उनकी जो 15% जो होगा ये 13,500 से कम हो जाएगा। तो ऐसे मामले में अगर डिपेंडेंट की डेफिनेशन की अगर डिपेंडेंट की जो इनकम है सभी स्रोतों से और 13,500 से कम है तो वो डिपेंडेंट कहलाएंगे, लेकिन 13,500 से ज्यादा हो गया तो फिर डिपेंडेंट की डेफिनेशन में नहीं है। पास की जो वैलिडिटी होती है पास और पीटीओ की आजकल 5 महीने हो गई जाने आने की, सिंगल सेट पास आपको 5 महीने की हुई। ब्रेक जर्नी इज परमिटेड ओनली व्हेन इट इज मेंशन पास। पास के अंदर ब्रेक जर्नी मेंशन करना जरूरी है, एंडोर्समेंट हो तो ब्रेक जर्नी मिल जाएगा। If both husband and wife or railway servant passes are generated to the both of them each other's account, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पास रेलवे एम्प्लॉई दोनों के अकाउंट से पास मिलेंगे, 3 ग्रुप से हैं तो 3 6 मिलेंगे, तो दोनों ऑफिसर हैं तो 6 प्लस 12 पास मिलेगा। Apprentices are also entitled to passes admissible to railway employee, but the passes are not issued to family. Apprentice जितने भी रेलवे में आते हैं आगे परमानेंट होने के चक्कर में उनको खुद के लिए सेल्फ के लिए पास मिलेगा, उनकी फैमिली के लिए पास इश्यू नहीं होगा। Passes issued to railway servant should be made available by Mail Express. Mail Express ट्रेनों के लिए मिलता है passes, आपको मालूम होगा। स्कूल पास के लिए कंडीशन ये है कि स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और स्कूल आने जाने के लिए पास मिलता है, और ये पास जो है 21 साल से कम उम्र के बच्चों को मिलता है। Passes are issued to each student member of the family who is dependent on the railway servant on production of a certificate from the recognized institution where the student is studying away from the headquarters of the railway servant. Student son or daughter of railway servant in receipt of stipend as distinct from the merit means scholarship will not be admissible for the school passes. अगर उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो नहीं मिलेगा, और अगर उसके साथ 21 साल से बड़ा होगा लड़का तो उसको नहीं मिलेगा। The passes are issued between place. Passes are issued between place at which either parents reside. कोई भी पेरेंट्स को अलग कर रहे हैं, इस
पेरेंट्स से स्कूल के लिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए रूल है कि मिनिमम 3 दिन का वेकेशन होना चाहिए स्कूल में। 3 set passes और 6 half set are admissible for every child in a calendar year. कैलेंडर ईयर में 3 फुल सेट या 6 हाफ सेट मिलेंगे इन एडिशन टू प्रीवियस प्रोसेस स्कूल अकाउंट में। इसमें एक रूल भी है कि कई बार डीआर के अंदर किसी को स्टॉपेज ऑफ पासेस फॉर ऑल सेट आता है, तीनों सेट बंद होने के लिए, तो भी स्कूल पासेस में इसको फर्क नहीं पड़ता, ये भी नियम आता है। A parent or a guardian may be included in the school passes in which a girl of any age and boy under 18 years. स्कूल पासेस के अंदर गार्जियन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। गार्जियन या पेरेंट्स जो है वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। किसी भी उम्र की लड़की हो तो पेरेंट्स जाएंगे, और लेकिन लड़का हो तो 18 साल तक का लड़के को ही पेरेंट्स या गार्जियन साथ में जा सकते हैं। अदरवाइज लड़का अगर 19 साल का होगा तो उसको अकेले जाना पड़ेगा पास। पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीट पर्सन में एन एम्प्लॉय हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस एंड हु वाज एलिजिबल फॉर पासेस इन व्हाइल इन सर्विस मे बी ग्रांटेड पासेस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। पोस्ट रिटायरमेंट पासेस में जो है खुद के लिए, फैमिली के लिए मिलता है। फैमिली मतलब वाइफ और बच्चों को मिलता है। और जो क्लासेस के पासेस कॉलेज में ले रहे थे वही पासेस उनको इसमें मिलेंगे, आपको रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। यानी फर्स्ट क्लास पास मिल रहा है तो रिटायरमेंट के बाद फर्स्ट क्लास पास मिलेगा। पासेस जो होते हैं गजेटेड ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद 20 साल की सर्विस दोनों के लिए चाहिए। ग्रुप सी ऑफिसर के लिए 20 साल करने के बाद गजेटेड ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद 3 पास मिलते हैं, और ग्रुप सी को जो है 2 पास हर साल मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पासेस टू विडो को भी कॉम्प्लीमेंट्री विडो पास मिलता है। पहले स्कीम नहीं थी विडो पास स्कीम, ये स्कीम चालू हुई है 12/3/87 से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विडो पास स्कीम कब से स्टार्ट हुई है, में 12 मार्च 1987 से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले स्कीम नहीं थी विडो पास स्कीम की, लेकिन कोई कर्मचारी कोई विडो है वो अगर विडो पास स्कीम में शामिल नहीं किया उसके हस्बैंड के द्वारा और अब आना चाहती है तो वन टाइम पेमेंट ऑफ 250 रुपीज जमा करके, जो कि 2 सेट ऑफ पीटीओ का नॉमिनल वैल्यू है, वो जमा करके वो विडो पास स्कीम में शामिल हो सकती है। विडो को उसके हस्बैंड को जो जितने पास मिलते हैं उसके आधे मिलते हैं उसको, ये इसमें रूल है। एक रेजिडेंशियल कार्ड पास होता है। रेजिडेंशियल कार्ड पास इज इश्यूड टू दोज रेलवे सर्वेंट हु आर लिव अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क एंड हैव टू ट्रैवल टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। जो दूर रहते हैं अपने प्लेस ऑफ वर्क से और अप डाउन करते हैं उनके लिए रेजिडेंशियल कार्ड पास होता है। इसमें रेजिडेंशियल कार्ड पास में अटेंडेंट अलाउड नहीं है। स्पेशल पास मिलते हैं। स्पेशल पास may be issued to family members or dependent relative on medical grounds, sports account, scouting, cultural, physical, handicap quota person, passes to staff of railway cooperative society, banks, SBF, or on any other occasion which the Department of Railway Administration deems fit। अगर रेलवे एडमिशन लगता है देना है देते हैं। स्पोर्ट्स, मेडिकल, स्काउट, कल्चरल इनके लिए स्पेशल प्रोसेस देने का प्रोविजन है। लगेज का मैंने जैसे बता दिया, फर्स्ट क्लास पास फर्स्ट क्लास जो बस मिलता है उसमें फ्री लगेज के जो लिमिट है वो 140 kg है, और फर्स्ट क्लास में इसका आधा होता है 70 kg। सेकंड क्लास में लगेज फैसिलिटी 50 kg है। अटेंडेंट ऑफ द पास होल्डर भी 50 kg है। पासेस टू रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर पासेस लेने का नियम कुछ अलग है। Passes PTO may be issued to railway servant under suspension in exceptional circumstances and not as a matter of course when the railway servant is permitted to leave station by an authority not lower than the authority which suspend him. The scale is under. Suspension में जो passes मिलेंगे वो मिलेगा ग्रुप A और B को मिलते हैं 3 set provided that if all the passes pass if in the pass account of office for the year more than half number due to has been availed। यानी 3 पास मिलेंगे लेकिन 3 ऑलरेडी अवेल कर चुका है, आधे ले चुका है बंदा। 6 में से वो 3 अवेल हो चुका है तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया है इसको। और पीटीओ जो होंगे नॉट मोर देन 2 सेट पर ईयर रिड्यूस बाय नंबर ऑफ पीटीओ ऑलरेडी अवेल, तो 2 सेट पीटीओ मिलेंगे ऐसा कहा गया। और ग्रुप सी और डी के मामले में एक ही सेट पास मिलेगा, नॉट मोर देन 1 सेट ऑफ पास प्रोवाइडेड दैट इफ इन द पास अकाउंट फॉर द ईयर ओनली 1 सेट पास रिमेन्स टू हिज क्रेडिट नो पास कैन बी इश्यूड। वेस्टेड में 3 पास मिल सकते हैं लेकिन 3 ही बाकी हैं तो अब नहीं मिलेगा। ऐसे ही ग्रुप सी के मामले में 1 मिलेगा लेकिन उसके पास अकाउंट में से एक ही पास बचा है तो नहीं मिलेगा। पीटीओ उसको 2 मिल सकते हैं। ईयर एंडिंग पास का एक प्रोविजन है कि कोई भी कर्मचारी है अगर उसके पास इस साल के पास सब खत्म हो गए
तो वो चाहे तो अगले साल के पास रिजर्वेशन पर्पज में यूज कर सकता है, यानी कि अभी जैसे 2024 आई थी, मतलब किसी के 2024 के पास 23 के खत्म हो गए हैं, तो 2024 का पास एडवांस में ले सकता है, लास्ट ईयर ले सकता था वो 5 महीने पहले ले सकता है रजिस्ट्रेशन पर्पज में। लेकिन वैलिडिटी जो होगी वो 1/1/24 से होगी, यानी जब भी लोग 25 का लेना है तो आपको 1/1/25 से वैलिडिटी मिलेगी, नहीं पास आप 5 महीने पहले एडवांस ले सकते हो। वैलिडिटी जो होगी उसकी, मतलब पास में रिजर्वेशन जो है जर्नी वो इशू करेगा वो तो 1/1/25 होगी, लेकिन वैलिडिटी उसकी जब से लिए वहां से ही होगी। ये इसकी कंडीशन है ईयरनिंग पास में। आप चाहो तो एक पास से वीडियो ले सकते हो, पास भी ले सकते हो और वीडियो भी ले सकते हो। ये हमारा जो है पास वीडियो भी हो गया है। किसी को डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं रखूंगा। किसी को डाउट है भैया? ठीक है, तो मैं बंद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। सेशन पूरा खत्म करो और क्या खत्म करो, जो भी मैसेज होगा ग्रुप में मिल जाएगा। क्लास पूरी हो गई सर? क्लास बंद हो गई ना? क्या हो गया? कौन सा? अपना प्रिंटर नहीं अपना जेड प्रिंटर चल रही है कैमरा।
आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, इक्वेशन की क्लास खत्म हो गई ना। कल सुबह मिलेंगे, फिर कल सुबह ज्वाइन करेंगे। एग्जाम देने से कोई रूल्स हुआ करते थे, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एक्ट 1961, उसी को रीनेम किया हुआ, दोबारा इशू किया हुआ।